हाय एवरीवन। सो वेलकम टू द न्यू रीडिंग। अपने सबसे पहला रीडिंग नंबर 85 कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। जहाँ पे मैंने एम्पल टाइम दिया आपको एकदम बेसिक्स समझाने का अबाउट दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। वहाँ पे अपना सारा एलओएस कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुका है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस और होगा कैंडिडेट रिसोर्स में। आई होप वो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया होगा। कोई भी डाउट आ रहा है आप प्लीज मेरे से डिस्कस करिए 1 to 1, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि ये अपने एकदम बेसिक्स कर रहे हैं अबाउट दी पोर्टफोलियो, बिकॉज इन लेवल 2 लेवल 3 और ज्यादा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्लस और ज्यादा हीवी हो जाएगा टॉपिक्स। खासकर लेवल 3 के अंदर में पोर्टफोलियो विल बी अराउंड 45 to 50%। यस, 45 to 50% मतलब तुम्हारा हाफ जो ओवरऑल सिलेबस होगा ना, उसमें 45 to 50% पोर्टफोलियो ही होने वाला है। तो वहां पे समझ गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पोर्टफोलियो, राइट। तो यहाँ पे अपने आज रीडिंग नंबर 86 स्टार्ट करें, विच इज अ न्यू रीडिंग। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इफ यू रिमेंबर एलओएस नंबर बी के अंदर में लास्ट वाला रीडिंग चेक करो, एलओएस नंबर बी एक बार प्लीज एक मोमेंट लगा के चेक करिए क्या था। स्टेप्स इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टेप्स इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, व्हाट वेर दी स्टेप्स? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। याद करने का ट्राई करो। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। याद करो प्लानिंग के अंदर में क्या डिस्कस करते थे। प्लानिंग के अंदर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट मतलब क्लाइंट का आर टी टी एल एल यू, क्लाइंट का ओ एन सी, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट समझते थे। क्लाइंट्स का ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट, रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स। देन वी यूज टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंस्ट्रेंट्स। सेकंड स्टेप क्या होता था? सेकंड स्टेप ड्राफ्टिंग दी आईपीएस, जहां पे तुम आईपीएस वगैरह क्या करेगा, ड्राफ्ट करेगा, लिखेगा। थर्ड क्या होता था? आइडेंटिफाइंग द बेंचमार्क। थर्ड क्या होता था? आइडेंटिफाइंग द बेंचमार्क। ये अपने डिस्कस करते थे प्लानिंग स्टेज के अंदर में, राइट। आई होप याद आ गया होगा आपको कि प्लानिंग स्टेज में अपना क्या क्या अंदर का बेसिकली क्या क्या मेन मेन आइटम्स है, बिकॉज वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज एमसीक्यू क्रैक करना इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, राइट। चलो, तो अपने क्या करें आज डिस्कस करें पोर्टफोलियो प्लानिंग। पोर्टफोलियो प्लानिंग इसका मतलब जो एलओएस नंबर बी था, वहां पे जो एलओएस नंबर बी था, ये उसका क्या, जो प्लानिंग वाला स्टेज है ना, ये पूरा का पूरा वो चैप्टर है। चीज समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे लिखो प्लीज, बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग है ना, इसको लिखिए प्लीज। प्लानिंग के बगल में लिखो रीडिंग नंबर 85, एलओएस नंबर बी। एलओएस नंबर बी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ताकि तुम चीज को लिंक कर पाएगा यार। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि चीज को लिंक करो, अदरवाइज वो आइसोलेटेड लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये कोई अलग, मतलब चैप्टर तो अलग है बट कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं, वहां पे हमने डिस्कस किए थे आर आर टी टी एल एल यू, बट बात किए थे कि यार वहां पे मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा आर आर टी टी एल एल यू, बिकॉज आर आर टी टी एल एल यू इस चैप्टर का पार्ट है। तो आज अपने आर आर टी टी एल एल यू पे पूरा का पूरा एकदम एक्सपर्टाइज बोल लो या एकदम दिख करके समझने वाले, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोरिंग नहीं है, ऑब्वियसली थ्योरी है बट बोरिंग नहीं है। एंड मैं ट्राई करूंगा एग्जाम्पल्स वगैरह देने का, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वगैरह देंगे, अपने साथ एसोसिएट करवाऊंगा, आपका कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा, ट्राई करेंगे चीजों को अपने इंटरेस्टिंग करें और एकदम भी थ्योरी नहीं लगे और आपके दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर बैठ जाए, राइट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मली। सबसे पहला एलओएस नंबर ए। एलओएस नंबर ए क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब द रीजंस फॉर रिटर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पॉलिसी स्टेटमेंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। बोला व्हाट आर दी रीजंस, बोला रीजन बताइए कि क्यों रिटर्न आईपीएस चाहिए, क्यों रिटर्न आईपीएस चाहिए। तुम सोचो, क्लाइंट तुम्हारे पास आया, ठीक है। याद करने का ट्राई करो अपना वाला स्टोरी क्लास में, एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आप लोग डिस्कस कर रहे हो अबाउट हिज क्लाइंट्स, अबाउट द क्लाइंट्स आर आर टी टी एल एल यू। आप कौन हो? आप हो पोर्टफोलियो मैनेजर, यू आर दी पोर्टफोलियो मैनेजर। सोचो अगर वो अपने सिर्फ वर्बली डिस्कस करके चला गया, अपने एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, और जो क्लाइंट है वर्बली डिस्कशन करके चला गया, तो सर ये क्या कहीं ट्रैक रहेगा? नहीं रहेगा ना, बिकॉज यू हैव नॉट रिटन। मैंने बोला सिर्फ वर्बली डिस्कस करके चला गया कि आपका क्या रिस्क ऑब्जेक्टिव है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है क्लाइंट्स का। तो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इफ यू हैव डिस्कस्ड ओनली वर्बली, ऑब्वियसली देयर इज नो ट्रैक ऑफ दिस। बट हाउ कैन वी मेंटेन अ ट्रैक? हाउ कैन वी मेंटेन अ ट्रैक? बाय राइटिंग, बाय राइटिंग। तो वही बोल रहा है कि डिस्क्राइब द रीजंस फॉर अ रिटर्न आईपीएस। बोल रहा है रिटर्न आईपीएस क्यों चाहिए, रिटर्न आईपीएस क्यों चाहिए? बिकॉज अब क्लाइंट का जो सिचुएशन होगा, जो क्लाइंट का सर्कमस्टांसेस होगा, जो क्लाइंट का नीड्स होगा, जो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव्स होगा, जो क्लाइंट का कंस्ट्रेंट्स होगा, जो क्लाइंट्स का कंस्ट्रेंट्स होगा, सर वो सब सारा चीज तो लिखना होगा, वो सब सारा चीज तो लिखना होगा। वो लिखेंगे तभी तो समझेंगे, वो लिखेंगे तभी तो अपने समझेंगे। थिंक फ्रॉम दी पोर्टफोलियो मैनेजर। सोचो अपने आपको कि यार आपका सीएफए कंप्लीट हो गया, यू गॉट दी चार्टर होल्डर एंड ऑल, फिर आपने एज एसोसिएट ज्वाइन किया कहीं पे, एंड उसके बाद से 3 इयर्स 4 ईयर 5 इयर्स के बाद आप एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर बने, ठीक है। तो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यू विल बी एबल टू कोरिलेट, आप एकदम कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। कि क्लाइंट आया, उससे अपने उसका नीड, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिस्कस करें,
उसके बाद क्या सर ये सब लिखना होगा, ताकि अपना जो अंडरस्टैंडिंग हो पूरा ट्रांसपेरेंट रहे। प्लस अपने पास रिटन डॉक्यूमेंट होने के फायदा क्या होगा कि यू विल बी एबल टू रेफर इन द फ्यूचर, कि यार एक क्लाइंट थोड़ी तुम संभालेगा, यू विल हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो हर क्लाइंट का तो सर दिमाग में रख नहीं पाएंगे, तो सर बेटर होगा क्या करेंगे, लिखेंगे। बेटर क्या होगा, लिखेंगे, ताकि एक पूरा ड्राफ्टेड फॉर्म में, मतलब एक लिखे हुए फॉर्म में रहे, प्लस अपने उसको रेफर कर पाए एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। ऑल्सो जब क्लाइंट ईयर एंड के बाद आएगा ना, ईयर एंड के बाद आएगा अपने से, यार हाउ मच एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर यू हैव एबल टू जनरेट, अरे वो तुमसे रिटर्न पूछेगा ना, रिटर्न कितना कमा के दिखाया, तो तुम बोलेगा ना यार कितना कमाया, बेसिस ऑन द रिस्क जो आपने बोला था, बेसिस ऑन द रिस्क जो क्लाइंट बोला था उसके हिसाब से, तो तुम बेसिकली एसेट क्लासेस वगैरह डिसाइड करेगा ना, कि इक्विटी में कितना डालना, बॉन्ड वगैरह में कितना डालना, तो एज पर दी रिस्क एपेटाइट वगैरह उसके हिसाब से सारा चीज डिसाइड होगा। राइट, वो कब डिसाइड होगा, इनिशियली, बट रिटर्न कब जनरेट होगा, ईयर एंड पे। तो वो जो रिटर्न जनरेट होगा ना, उसके हिसाब से आपको क्या फीस मिलने वाला है, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर यू विल गेट व्हाट फीस, तो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, तो आईपीएस में जो क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से यू विल डू दी इन्वेस्टमेंट्स, एंड उसके हिसाब से रिटर्न जनरेशन, एंड उसके हिसाब से क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो चीज आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहला चीज समझने का ट्राई करो, यार क्यों अपने को रिटर्न आईपीएस चाहिए, व्हाई एक्चुअली डू वी नीड दी रिटर्न आईपीएस। ऑब्वियसली अभी बहुत सारा चीज डिस्कस करना है, ये जस्ट एक बस इमेजिनरी फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि यार सोचने का ट्राई करो कि यार अपने क्यों एक रिटर्न आईपीएस चाहिएगा। ठीक है, तो बोला डिस्क्राइब द रीजंस फॉर एन आईपीएस। तो सबसे पहला रीजन क्या बोला, सर वी नीड द आईपीएस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स नीड्स, सर्कमस्टेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स, बाकी कंस्ट्रेंट्स वगैरह सारा चीज। ऑल्सो इट एक्ट्स एज ए बेस्ट practice in the investment portfolio management process. Obviously it is the best practice ना, कि सर लिखा हुआ हो तो बहुत बढ़िया, बिकॉज वर्बली का तो क्या वेटेज है, वर्बली का तो क्या वेटेज है कि यार क्लाइंट आज कुछ बोला है, हो सकता है 6 मंथ्स के बाद अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेगा, बट अगर लिखा हुआ रहेगा सर, और अगर वो अपना स्टेटमेंट चेंज करता है तो उसको रिप्रोड्यूस कर देंगे, यार देखो आपने ये चीज बोला था, आपने ये चीज बोला था, तो सर लिखा हुआ रहेगा तो बढ़िया, मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑल्सो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहला स्टेप तो सर यही करना चाहिए, बातचीत करने के बाद सर तुरंत उस चीज को ड्राफ्ट कर लेना चाहिए, तुरंत उस चीज को लिख लेना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए उस क्लाइंट का। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। ऑल्सो इट कम्युनिकेट्स अ प्लान, फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजर, यार वो क्या बेसिकली प्लान करेगा, मतलब कौन सा एसेट क्लासेस वगैरह चूज करेगा, तो बेसिकली एक प्लान agreed हो जाता है between the client and the portfolio manager. Also, it acts as a collaborative effort of the portfolio manager and the client. यार ये जो आईपीएस बना रहे हैं, कौन बना रहा है, सर बना तो पोर्टफोलियो मैनेजर है, बट इनपुट किससे ले रहा है, क्लाइंट का। तो क्या पोर्टफोलियो मैनेजर अपने मन से कुछ भी लिख सकता है, क्या पोर्टफोलियो मैनेजर अपने मन से कुछ भी आईपीएस का में लिख सकता है, नो। डज इट डिपेंड अपॉन दी पोर्टफोलियो मैनेजर का साइकोलॉजी, नो। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ बोथ क्लाइंट एंड दी पोर्टफोलियो मैनेजर, सर दोनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कहीं भी अगर तुमको बोलते हैं ना कि सर सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर में रिस्पॉन्सिबल है आईपीएस, नो, ऐसा नहीं है। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ बोथ क्लाइंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। या ऐसा भी तुम नहीं बोल सकते यार सिर्फ क्लाइंट के ऊपर में डिपेंड करता, नो। अरे क्लाइंट इनपुट देगा उसके बाद आप लिखोगे ना, तो दोनों का इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, दोनों का रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट, इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन, मतलब मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था, इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन। हो सकता है सर जो रेगुलेशंस है ना, रेगुलेटरी बॉडीज, वो कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर में आईपीएस इज मैंडेटरी, यार आईपीएस चाहिए। इंडिया में चाहिए क्या आईपीएस, आंसर मिल गया होगा अपने आप, जी आईपीएस, ठीक है। इसलिए बोला इट मे बी, ये नहीं बोला मैंने इट इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन, नहीं, गलत मत सुनना, क्योंकि कोई कोई बच्चा गलत सुन लेता है। रेगुलेशन, वो जो वर्ड रेगुलेशन है ना, या रेगुलेटर ऐसे उसी को कैच करता है और उसके बीच का वर्ड छोड़ देता है। इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन, मतलब सर कहीं कुछ कंट्रीज में आईपीएस मैंडेटरी होता है, कहीं पे आईपीएस मैंडेटरी, इज इट फाइन, समझ में आ रहा है। ऑल्सो आईपीएस को तुम ये मत सोचना, मतलब ऐसा सोच के मत लिखना कि अगर बाई चांस क्लाइंट अगर अपने लिए, क्लाइंट जो है पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर में कोई लीगल सूट फाइल करता है इन एनी सिनेरियो, ठीक है, तो तुम उसको आईपीएस को वैसा सोच रहा है कि यार जैसे कोई कोर्ट का कोई नोटिस आएगा तो तुम पहले आईपीएस दे देगा कि देखो क्लाइंट ये बोला था, तो वो सोच के आईपीएस मत ड्राफ्ट करना प्लीज, वो सोच के आईपीएस मत ड्राफ्ट करना। बट यस, इफ सिचुएशन रिक्वायर्स देन यू कैन शो दैट आईपीएस। तुम चीज को समझ रहे हो ना, मतलब बोलने का मतलब यार आईपीएस लिखने के टाइम पे ये मत सोचना यार अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है तू, वो गलत अंडरस्टैंडिंग होगा, दैट इज द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि यार
क्लाइंट कभी भी जब लोग ये कोर्ट वगैरह में जाएगा तो वहां पे उसका आईपीएस दिखा देंगे, यार ये आईपीएस के लिए, आईपीएस के अंदर में तो ये बोला था। सो यू शुड नॉट ड्राफ्ट आईपीएस just thinking from the point of view that it may be required by the law, but yes, if it is required, then you can produce that। मुझे समझा कि सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मत सोचना, क्लाइंट का प्लीज ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट कॉन्स्टेंट्स वगैरह को सोचते हुए करना। बट यस, अगर सिचुएशंस रिक्वायर्ड रहा कि आपको, अगर बाई चांस वो कोर्ट में लेके चला जाता है ड्यू टू एनी रीजन, एनी सर्कमस्टांस, तो ऑब्वियसली यू कैन शो दैट आईपीएस। These are the reasons for the written IPS। These are the reasons for the written IPS। एक बार ट्राई करें, जो पॉइंटर्स मैंने बोला, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ये चीज जो मैं बोला, से 4-5 लाइनर्स, ये लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्लीज एक बार लिख दे रहा हूँ सो दैट आपके पास भी एक नोट्स के फॉर्म में बिल्डअप रहे। रिटेन आईपीएस क्यों चाहिए सर? रिटेन आईपीएस चाहिए अपने को टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये चीज तो समझ में आएगा कि हाँ सर, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स, नीड्स वगैरह समझने के लिए वी नीड द आईपीएस। उसके बाद क्या बोला सर? इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सक्सेस। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सक्सेस है। सर इन्वेस्टमेंट सक्सेस का मतलब क्या? इस टर्म का मतलब क्या इन्वेस्टमेंट सक्सेस? इन्वेस्टमेंट सक्सेस का मतलब सर, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर यू शुड बी एबल टू meet the client's goals or objectives, return objectives within the risk tolerance of the client and within the constraints defined by the client। अरे बाप रे बाप सर, इतना हेवी लाइन बोल दिया। सिंपलीफाई करें, इन्वेस्टमेंट सक्सेस का मतलब है कि यार एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपको क्लाइंट का रिटर्न ऑब्जेक्टिव या गोल को मीट कराना चाहिए, उसका जो भी रिटर्न रिक्वायरमेंट है मीट कराना चाहिए। बट क्या चीज को ध्यान में रखते हुए? उसका रिस्क टॉलरेंस, कितना वो रिस्क ले सकता है, एंड वो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स डाला आपके ऊपर में, TTLLU, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स डाला आपके ऊपर में, वो सब चीज के बाउंड्री में रहते हुए अगर आप जो गोल है, जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव कर पाते हो तो उसको अपने इन्वेस्टमेंट सक्सेस। ये समझ में आया? सिंप्लीफाई हो गया कि सर इन्वेस्टमेंट सक्सेस का मतलब वी शुड बी एबल टू अचीव द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स विदिन द रिस्क टॉलरेंस एंड कॉन्स्टेंट्स डिफाइंड बाय द within the risk tolerance and risk and constraints defined by the client। मतलब उस दायरे के अंदर में रहते हुए we should be able to achieve the investment success, right? Next, क्या बोला? It is the starting point of the investment success। It is the best practice। It is the best practice। एक बार लिखिएगा प्लीज आप लोग, कुछ पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे है नहीं, बट इट इज रिक्वायर्ड। इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। सर कहाँ पे लिखे? एलओएस ए के बगल में लिख लो, ठीक है? 5-6 लाइन लिखेंगे, थोड़ा सा वहीं पे बगल में लिख लो। इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थर्ड, इट कम्युनिकेट्स द प्लान, इट कम्युनिकेट्स द प्लान ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पीएम लिख रहा हूँ हाँ, तो कितना बड़ा बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं है। इट कम्युनिकेट्स द प्लान ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट, it is a collaborative effort, it is a collaborative effort। किसका? दोनों सर, दोनों जन का। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द क्लाइंट एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर। तो दोनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोर्टफोलियो मैनेजर साइकोलॉजी। और उसके सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर में डिपेंड नहीं करता, बट दोनों का एफर्ट है। मैनेजर साइकोलॉजी, हाँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजर साइकोलॉजी। कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और क्या था? हाँ, इट मे बी required by the regulations। it may be required by the regulations। may be, जरूरी नहीं है कि सर, मैंडेटरी नहीं है, सिंपल सा बात है, मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री। फिर क्या बोला था? आईपीएस should not be treated
treated as a ready defense in the court of law। मतलब तुम उसको एज अपने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, कोर्ट ऑफ लॉ। बट इफ रिक्वायर्ड, बट सर अगर जरूरत पड़ा, इट कैन बी यूज्ड, आईपीएस को यूज कर सकते हैं। क्या क्लाइंट तो ये बोला था, क्लाइंट तो अपना रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स ये बोला था। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे ये आपका एलओएस नंबर ए था, दिस वाज योर एलओएस नंबर ए। ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो कि आपको देख थोड़ा दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे थ्योरी आ जाता है कुछ कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि यार अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एज पर ऑथर, ऑथर जो बोल रहा है उसके हिसाब से अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका कुछ पॉइंट्स स्क्वाइजर में लिखा है बट नॉट एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं अपने यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह, राइट। ऑब्वियसली आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ उसका तो एक्सेस मिलेगा, और अगर कोई लिख लिया तो बहुत बढ़िया, कोई नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिल जाएगा। टेंशन क्या चीज का, टेंशन नहीं को। ओके, एक चीज लिखा है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, देखना। अ रिटेन आईपीएस विल टिपिकली बिगिन विद इन्वेस्टर्स गोल्स, सही है, इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, मतलब क्लाइंट का रिस्क ऑब्जेक्टिव और रिटर्न ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होगा। दिस शुड बी डिटरमाइंड जॉइंटली, दोनों को साथ में देखना है, रिस्क और रिटर्न। अपने ये बात किए थे, इफ यू रिमेंबर, कहाँ पे बात किए थे, एलएस नंबर ए में, प्रीवियस चैप्टर, कि यार रिस्क और रिटर्न भाई भाई साथ साथ चलता है, हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलता है, रिस्क और रिटर्न। ऐसा नहीं हो कि तुम सिर्फ रिस्क देख रहे हो सिर्फ रिटर्न देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ तुम रिस्क देख रहा है या रिटर्न, बिकॉज दोज आर नॉट एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। दोनों को आपको साथ साथ में देखना है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक एंड हाउ मच रिटर्न यू वांट, तो आपका एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में क्या आएगा, सर रिटर्न तो चाहिए मेरे को एकदम हाई फाई, और रिस्क लेना नहीं है मेरे को, रिस्क लेना भी है तो एकदम नॉमिनल, एकदम नॉर्मल ह्यूमन यही तो बोलेगा। पर मेरे को रिटर्न सर आई वांट एट अ हायर लेवल, बट रिस्क आई वांट टू टेक वेरी मिनिमल, और इधर नो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, वो तो पॉसिबल है नहीं। दोनों क्या चलेगा, साथ साथ, ये नहीं बोल सकते सर रिस्क नहीं चाहिए और रिटर्न चाहिए, नहीं, दोनों साथ साथ चलेगा, राइट। तो वही बोल रहा है, दिस शुड बी डिटरमाइंड जॉइंटली एज द गोल्स ऑफ हाई रिटर्न्स एंड लो रिस्क, व्हिच इज वाइल क्वाइट पॉपुलर। यही तो सब बोलते हैं, सर रिटर्न चाहिए हाई लेकिन रिस्क नहीं चाहिए, लो रिस्क are likely to be mutually exclusive in the practice. Investors' expectation in terms of return must be compatible with the risk tolerance level of the investors tolerance level of the risk। समझ में आया आपको? यार दोनों क्या कंपैटिबल होना चाहिए, रिस्क और रिटर्न सर साथ साथ चलना चाहिए, इन हैंड। कंपैटिबल मतलब हैंड इन हैंड, दोनों साथ में चलेगा, रिस्क एंड रिटर्न। तो रिस्क टॉलरेंस एंड जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव है वो साथ साथ चलता है। नेक्स्ट एलओएस नंबर बी, तो एलओएस नंबर ए अपना अच्छे से कंप्लीट हो गया, चलिए सर एलओएस नंबर बी करते हैं। बोला डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द आईपीएस। जब तुम आईपीएस ड्राफ्ट कर रहा है ना, आईपीएस लिख रहा है, ठीक है, पहला में क्या बोल रहा था कि सर रिटर्न आईपीएस क्यों चाहिए, सेकंड अब तुम लिख रहा है तो क्या क्या चीज एज अ पॉइंटर, एज अ बुलेट पॉइंटर आपको चाहिएगा, हेडिंग्स क्या चाहिएगा, और उसके अंदर में क्या लिखेंगे। जब आईपीएस ड्राफ्ट करेगा ना, तुम आईपीएस लिखेगा क्लाइंट के लिए, तो बोला उसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स अपने को कवर करना है। तो बोला दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द आईपीएस टिपिकली एड्रेस द फॉलो। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के बारे में बताइए, क्लाइंट के बारे में बताइए, उसका सरकमस्टेंस क्या है, उसका सरकमस्टेंस क्या है, करंट उसका सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका सरकमस्टेंस क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, व्हाट इज हिज गोल, वो क्यों एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर को मतलब एज अ पैसा दे रहा है अपना, व्हाट इज हिज ऑब्जेक्टिव, क्या वो उसको अपना चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए करना है, अपना रिटायरमेंट के लिए करना है, फॉर से कार के लिए, हाउस के लिए, मतलब अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड इज द स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द आईपीएस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आईपीएस, आईपीएस क्यों चाहिए। थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका किसका, सर क्लाइंट का क्या ड्यूटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या होगा जो कि मेरा। थर्ड, सर पोर्टफोलियो मैनेजर तो अपने पास सिक्योरिटी रखेगा नहीं, बिकॉज ही विल जस्ट डू बाई एंड सेल, वो तो जो भी बाई सेल करेगा, सर अल्टीमेटली जो सिक्योरिटीज है वो किसके पास रहेगा, कस्टोडियन के पास में, कस्टोडियन who will take the custody of the securities, who will actually take the custody of the securities। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा और क्या क्या ड्यूटी रहेगा, तीन जन का, कौन कौन का, किसका किसका, एक सबसे पहला क्लाइंट का, सेकंड पोर्टफोलियो मैनेजर का, एंड थर्ड किसका, कस्टोडियन का। सर जिसके पास सिक्योरिटी रहने वाला, सब पोर्टफोलियो मैनेजर के पास सिक्योरिटी नहीं रहता, अरे पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ ट्रेड करेगा, सिर्फ बाई सेल करेगा क्लाइंट के लिए, दैट्स इट, उसके पास थोड़ी रहेगा कस्टडी। फोर्थ इज द प्रोसीजर्स टू अपडेट द आईपीएस, तुम कब आईपीएस अपडेट करेगा, कब आईपीएस अपडेट करेगा, एंड टू रिस्पॉन्ड इन वेरियस पॉसिबल सिचुएशन, अगर कोई कंटिजेंसी आ जाता है, कोई कंटिजेंसी आ जाता है, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड, हाउ
यू विल रिस्पॉन्ड, मतलब उसके अंदर में सारा चीज आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। प्रोसीजर टू अपडेट दी आईपीएस, कब कब आईपीएस अपडेट होने वाला है, कब कब आईपीएस प्रोसीजर, मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, एंड व्हाट इज द स्टेप्स दैट यू विल टेक इफ देयर आर सर्टेन कंटिजेंसी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या, रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, आर आर टीटीएलएलयू का आर आर, रिस्क ऑब्जेक्टिव एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव। कोई ट्रिपल आर मत सोचना, आर वो वाला नहीं कर रहे भाई प्लीज, सिर्फ उसमें से एक आर उड़ा देना, डबल आर, रिस्क ऑब्जेक्टिव एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स। इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया, टीटीएलएलयू। इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स क्या हो गया, टीटीएलएलयू। देखो, ओ एन सी, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, सी मतलब कंस्ट्रेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में आता है आपका रिस्क ऑब्जेक्टिव, उसके बाद रिटर्न ऑब्जेक्टिव, इसको इसलिए मैं बोल रहा हूं आर आर, और कंस्ट्रेंट्स में टी टी एल एल यू। पहला टी हो गया टैक्स कंस्ट्रेंट, नेक्स्ट टी हो गया टाइम होराइजन। डोंट वरी, ये सब सारा चीज डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। एक एल हो गया लीगल, नेक्स्ट हो गया लिक्विडिटी, और यू से हो गया यूनिक, यू से यूनिक। तो बोला आपको इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स के अंदर में ये सब चीज बताना पड़ेगा, डिराइव फ्रॉम दी कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, क्लाइंट से बातचीत करने के बाद। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन। इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन का मतलब क्या कि यार परमिसेबल एसेट क्लासेस कौन कौन सा होगा, कौन कौन से एसेट क्लास में पैसा लगा सकते हैं। सोचो, अगर क्लाइंट को पैसा जल्दी चाहिए, मतलब ही डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, आल्सो ही मे रिक्वायर द लिक्विडिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो क्या अपने रियल स्टेट वगैरह में पैसा लगाएंगे, रियल स्टेट विच इज एक्चुअली व्हाट इलिक्विड, which is actually what illiquid ना real estate, except REITs रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसको छोड़ के जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाएगा, क्यों लगाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी तो उसे लिक्विडेट होने में टाइम लग सकता है, ऑल्सो उतना जल्दी लिक्विडेट होगा नहीं। तो क्लाइंट का जो कंस्ट्रेंट्स है वो सब सारा चीज को समझते हुए आपको उस एसेट क्लासेस में पैसा लगाना पड़ेगा, कि आपको इक्विटी में लगाना है, फिक्स इनकम में लगाना है, कमोडिटी में लगाना है, रियल स्टेट में लगाना है, कुछ पैसा कैश में, राइट। सो व्हाट कैन बी द परमिसेबल एसेट क्लासेस। देखो, देयर इज अ डिफरेंस। कोई सोचेगा यार कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, मतलब पैसा लगा रहे हैं, नहीं, ये नहीं बात करा अपने, बात करें सबसे पहले अपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले सर एसेट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद पैसा लगेगा ना। अरे बाबा, तुम पहले पैसा लगाता है या एसेट ढूंढता है, पहले तुम सिक्योरिटी में पैसा लगा देता है, पहले सिक्योरिटी ढूंढता है, यू विल सर्च फॉर द सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे वही बात चल रहा है, वी विल सर्च फर्स्ट फॉर द एसेट, कौन सा एसेट क्लासेस परमिसेबल है। सेकंड कैन बी हाउ मच लेवरेज यू कैन टेक, लेवरेज, डेट कितना ले सकता है, डेट कितना ले सकता है, मतलब व्हाट इज द परमिसेबल लेवरेज दैट यू कैन टेक। तो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस के अंदर में आएगा हाउ द पॉलिसी विल बी एग्जीक्यूटेड, कैसे पॉलिसी एग्जीक्यूट करेंगे, एसेट टाइप परमिटेड, एसेट टाइप परमिटेड, यहाँ पे लिखो स्ट्रेटेजिक एसेट्स, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, SAA। तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन नहीं होगा, बट एसेट्स विल गेट डिसाइडेड। लेवरेज टू बी यूज्ड, कितना लेवरेज लेगा, कितना लेवरेज लेगा। उसके बाद, अच्छा एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन के अंदर में ना इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स कभी कभी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन का पार्ट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, डिपेंड्स। क्या बोले सर, ये जो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन है ना सर, उसके अंदर में ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, कंस्ट्रेंट जो अलग से बुलेट आ रहा है, वो कभी कभी गाइडलाइन का भी पार्ट हो सकता है, मतलब गाइडलाइन के अंदर भी रह सकता है, या एक्सप्लिसिटली भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो ये चीज के लिए प्लीज आप ओपन रहिएगा कि सर इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स कैन बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन और इट मे नॉट बी पार्ट ऑफ द गाइडलाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये लोग, एक बार लिख लो प्लीज, ये वाला चीज बगल में लिख लो, बगल में लिख लो कि यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन के बगल में, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स may be part of the investment guideline, investment constraints may be part of the investment guidelines, ये गाइडलाइन का पार्ट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, इसलिए लिखा है मैंने मे बी। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या बोला, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगा, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होगा, आपका बेंचमार्क, कौन सा बेंचमार्क से अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर का व्हाट विल बी द बेंचमार्क, उससे अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे। The benchmark portfolio for evaluating the investment performance and other information of evaluation of investment results। याद करने का ट्राई करो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कौन से स्टेप में था, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक, फीडबैक के अंदर में था, फीडबैक के अंदर में था, मतलब एज अ क्लाइंट वी विल डू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन of the portfolio manager in the feedback stage।
फीडबैक स्टेज में उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, बट बेंचमार्क जो है ना वो आइडेंटिफाई कहाँ होगा? बेंचमार्क से निफ्टी 50, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो आइडेंटिफाई कहाँ होगा? प्लानिंग स्टेज के अंदर में। प्लानिंग स्टेज में याद है, प्लानिंग स्टेज में अपने बात किए थे आइडेंटिफाइंग दी बेंचमार्क, आइडेंटिफाइंग दी बेंचमार्क। तो बेंचमार्क यहाँ पे, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, और कब आपका इवैल्यूएशन होगा? कब आपका इवैल्यूएशन होगा? 6 मंथ्स में होगा, 1 ईयर में होगा? दैट विल बी डिसाइडेड इन दी प्लानिंग स्टेज। वो प्लानिंग स्टेज में डिसाइडेड हो जाएगा। बट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा कहाँ? फीडबैक स्टेज में। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा लोगों को, क्योंकि वो क्या देखता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वो देखता है यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और वो सोचता है यार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो फीडबैक स्टेज के अंदर में था। कोई बाद में सेल्फ स्टडी करता है, उसका सबसे हेवी डाउट आता है कि यार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो सर बोल रहे थे फीडबैक स्टेज में, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है? यार ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे अपने बेंचमार्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसके साथ आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, राइट? एज अ फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो मैनेजर, तो आपका क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन निफ्टी 50 के साथ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज निफ्टी 50 कंसिस्ट ऑफ व्हाट? लार्ज कैप स्टॉक्स। So how your performance evaluation as a small cap manager can be done with the Nifty 50? तो चीज समझ में आया आपको कि सर बेंचमार्क जो होगा वो करेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, और ये भी लिखेंगे कब आपका इवैल्यूएशन होगा, मतलब 6 मंथ्स में होगा, 12 मंथ्स में होगा, एवरी क्वार्टर होगा, जैसे भी। तो बोला दी बेंचमार्क पोर्टफोलियो फॉर इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स, राइट? यहाँ पे लिख लो एक बार प्लीज, ये चीज लिख लो। आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यहाँ पे लिखो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विल हैपन इन फीडबैक स्टेज। यहाँ पे लिखिए, बगल में लिखिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विल हैपन इन फीडबैक स्टेज, बट बट बेंचमार्क इज आइडेंटिफाइड हियर, बट बेंचमार्क इज आइडेंटिफाइड हियर, बट बेंचमार्क इज आइडेंटिफाइड हियर, ठीक है? नेक्स्ट इज और लास्ट इज अपेंडिसेस। अपेंडिस होगा कि इसके अंदर में SAA, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, कितना कितना पैसा इक्विटी में लगेगा, कितना फिक्स इनकम में लगेगा, कितना कमोडिटी में लगेगा, कितना रियल स्टेट में लगेगा, कितना कैश में लगेगा, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो द पोर्टफोलियो मैनेजर विल इन्वेस्ट इनटू द वेरियस एसेट क्लासेस। सर ये तो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एग्जीक्यूशन में बात किए थे, याद करने का ट्राई करो। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। जो सेकंड वाला स्टेप था ना एग्जीक्यूशन, सेकंड वाला जो स्टेप था एग्जीक्यूशन, वहां पे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था उस दिन बोर्ड पे भी, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। कितना पैसा इक्विटी, कितना पैसा फिक्स्ड इनकम, कितना पैसा रियल एस्टेट, और कितना पैसा कैश, ठीक है? बट सर आप तो यहाँ पे प्लानिंग पढ़ा रहे हो, यहाँ पे तो सर आईपीएस ड्राफ्ट करवा रहे हो। आईपीएस ड्राफ्टिंग किसके अंदर में था? प्लानिंग के अंदर में। आईपीएस ड्राफ्टिंग किसके अंदर में था? प्लानिंग में। तो सर प्लानिंग में कैसे हो सकता है? प्लानिंग में कैसे हो सकता है? देखना, यहाँ पे ये लोग लिखा जरूर है कि यार अपेंडिसेस के अंदर में इट विल कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, बट हाँ अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर में बोलता है कि यार स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग स्टेज, नो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग स्टेज, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेज। आर यू क्लियर ऑन दिस? तुम क्लियर हो ये चीज को लेकर कि सर यहाँ पे लिखा तो है ये लोग कि अपेंडिसेस के अंदर में SAA होगा, बट एक्चुअल में SAA कहाँ पे होने वाला है? एग्जीक्यूशन के अंदर में, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज अंडरलाइन एंड राइट देयर, क्योंकि ये सब सारा चीज डिस्टर्बिंग एरिया, मतलब यहाँ से एकदम मिस्टेक हो जाता है। बगल में लिखो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन के बगल में, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन SAA के बगल में लिखो कि इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेज, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो बोला अपेंडिसेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड परमिटेड डिविएशन फ्रॉम द पॉलिसी पोर्टफोलियो एलोकेशन, मतलब तुम कितना स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन से डिविएट कर सकता है। मतलब इक्विटी आपने डिसाइड किया था 25% रखोगे, बट आपने 30% कर लिया, बट आपने 20% कर लिया, मतलब हाउ मच इज द डिविएशन दैट इज अलाउड। एंड लास्ट इज द रीबैलेंस, लास्ट इज रीबैलेंस, मतलब हाउ एंड व्हेन द रीबैलेंसिंग विल हैपन। सर रीबैलेंस आपने किए थे फीडबैक स्टेज में। फीडबैक फीडबैक क्या था? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और क्या था? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के साथ मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। तो सर आप तो वहां पे फीडबैक स्टेज में बोल रहे थे, बट ये तो यहाँ पे रीबैलेंसिंग, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रीबैलेंसिंग कैसे होगा और कब होगा? व्हेन रीबैलेंसिंग होगा कब? इट विल हैपन इन द फीडबैक स्टेज, बट कैसे होगा और कब होगा? दैट विल बी व्हाट? रीबैलेंस। बट एक्चुअल में रीबैलेंसिंग कब होने वाला? फीडबैक स्टेज में। तुम चीजों को यहाँ पे समझो यार, मतलब नहीं तो अगर तुम ये इंग्लिश लैंग्वेज में जाएगा विल गेट कंफ्यूज। एग्जाम या तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा, या कोई हो सकता है उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको लगेगा सब सेम है, उसको लग रहा है रीबैलेंसिंग लिखा है, विल नॉट बी एबल टू लिंक
जो एलओएस नंबर बी था उससे आप लिंक ही नहीं कर पाओगे इस चीजों को लिंक नहीं कर पाओगे कि सर वहां पे तो रीबैलेंसिंग वहां पढ़ा दिया और कोई ध्यान से पढ़ेगा नहीं, उसको लगेगा हाँ अपेंडिसेस में बोला है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग पढ़ लिया हो गया। अरे आप चीजों को लिंक करो, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन कहाँ किए हुए थे, एग्जीक्यूशन में। और ये क्या चल रहा है अपना, प्लानिंग। चैप्टर का नाम क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, आपको लिखा है भी मैंने, फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे सर रीबैलेंसिंग के बारे में बोल रहा है कि रीबैलेंसिंग कैसे होगा। अंडरलाइन करो प्लीज, रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग अंडरलाइन करो, डैश करके लिखो। rebalancing will happen, rebalancing will happen in feedback stage, rebalancing will happen in feedback stage. here here in this here in this step we will identify how rebalancing will happen, हाउ रीबैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग कैसे होगा। कोई अगर कंफर्टेबल है तो लिख सकता है कैसे होगा रीबैलेंस, ठीक है। हाउ मतलब कैसे होगा रीबैलेंस, और अगर कोई को इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिखिए। हाउ रीबैलेंस विल हैपन एंड व्हेन इट विल हैपन, कब होगा रीबैलेंस, क्वार्टरली होगा, 6 मंथ्स में होगा, मंथली होगा, ये समझ में आ रहा है। बट रीबैलेंसिंग होगा कब, फीडबैक स्टेज में, ठीक है। तो हाउ मतलब कैसे होगा, व्हेन मतलब व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी, व्हेन मतलब व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी। बट एक्चुअल में रीबैलेंसिंग कहाँ पे होगा, फीडबैक स्टेज का। तो आपको आई होप सारा का सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, बिकॉज देखने के लिए तो एक छोटा सा एलओएस है, ठीक है, बट अंदर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना पड़ेगा एंड यू हैव टू लिंक विद दैट रीडिंग नंबर 85। जो अपने पढ़े हुए उस चीज से आपको लिंक करना पड़ेगा, और जहां भी लिंक करने का जरूरत है मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे डिक्टेट कर दिया, ठीक है, ताकि ये लोग देखो एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट अपने को वो चीज को समझना पड़ेगा एंड विल हैव टू लिंक विद द अर्लियर टॉपिक्स दैट वी हैव। परफेक्ट, चलिए। तो यहाँ पे डिस्क्राइब दी मेजर कंपोनेंट्स अपना हो गया। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं सर। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का सर्कमस्टेंस, सिचुएशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझेंगे। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आईपीएस। थर्ड इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसका किसका, सब 3 जन का, क्लाइंट का, पोर्टफोलियो मैनेजर का और कस्टोडियन का जिसके पास एसेट होगा। फिर व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपडेट द आईपीएस, आईपीएस का मतलब कैसे अपडेट होगा, लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर। एंड सेकंड, अगर कोई कंटीजेंसी है तो अपने कैसे करेंगे, उसको कैसे डील करने। Then you have investment objective, which is the risk and return objective. Next is investment constraints, मतलब TTLLU, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन का मतलब परमिजेबल एसेट एलोकेशन, सॉरी परमिजेबल एसेट क्लास, एसेट एलोकेशन यहाँ पे है, दैट्स द डिफरेंस। एसेट क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, लिख लेना भाई, अगर लिख लो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन के बगल में। आई डोंट वांट कि कोई फंसे पढ़ने के टाइम पे, आई डोंट वांट ये सब सारा चीज। ये जो लिखा है ना एसेट टाइप परमिटेड, लिखो, लिखो यहाँ पे। In which asset classes we will invest? In which asset classes we will invest? In which asset classes we will invest? कहाँ पे लिखना है सर, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन के बगल में। In which asset classes we will invest? और यहाँ पे जो लिखा है ना एसेट एलोकेशन, अपेंडिसेस के बगल में, अपेंडिसेस के बगल में लिखा है ना स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, यहाँ सर्कल करके लिखो हाउ मच टू एलोकेट, हाउ मच टू एलोकेट इन एसेट क्लास, हाउ मच टू एलोकेट इन एसेट क्लास। तो देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे अपने एसेट क्लास आइडेंटिफाई करेंगे कि सर इक्विटी में लगाना है, फिक्स इनकम में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, कमोडिटी में लगाना है, कहाँ पे लगाना है पैसा और कितना लगाना है, हाउ मच टू इन्वेस्ट विल बी इन एसेट एलोकेशन। आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। और यहाँ पे लेवरेज, कितना लेवरेज वगैरह लेना है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करेंगे, बट ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ फीडबैक स्टेज। Next is appendices, which is about strategic asset allocation and about what, rebalancing. But strategic asset allocation एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला, कहाँ पे होने वाला है, एग्जीक्यूशन के अंदर में, राइट। और यहाँ पे तो सिर्फ अपने लिखे हैं कि इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन वगैरह रहेगा, और रीबैलेंसिंग एक्चुअल में कहाँ होगा, फीडबैक स्टेज के अंदर में। तो सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे कि रीबैलेंसिंग कैसे होगा और कब होगा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड हाउ इट विल, राइट। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अपना एलओएस नंबर ए और एलओएस नंबर बी कंप्लीट हो चुका, एलओएस नंबर ए और एलओएस नंबर बी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट इज एलओएस नंबर सी, डिस्क्राइब द रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ दे मे बी डेवलप्ड फॉर अ क्लाइंट। तो चीज समझो आप यहाँ पे, अब अपने ऑब्जेक्टिव्स पे आ रहे हैं। ओ एन सी, जिस चीज का वेट था इतने दिन से वो आ गया दिन। ऑब्जेक्टिव्स को लेके बात करेंगे, रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिटर्न ऑब्जेक्टिव, रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड हाउ दे मे बी डेवलप्ड फॉर अ क्लाइंट। क्लाइंट के लिए अपनी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डेवलप, ठीक है। एलओएस नंबर डी, विच इज इंटरलिंक विथ एलओएस नंबर सी, explain the difference between the willingness and ability or capacity to take risk in analyzing the investors financial risk tolerance, ठीक है। तो एलएस नंबर सी और एलएस नंबर डी इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहा है अबाउट द रिस्क ऑब्जेक्टिव।
यहाँ पे डिस्कस कर रहा है अबाउट द रिस्क ऑब्जेक्टिव, लिख लेना एलिवेशन नंबर डी, अबाउट रिस्क ऑब्जेक्टिव, अबाउट रिस्क ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एलिवेशन नंबर सी और डी जब अपना कंप्लीट होगा तो एलिवेशन नंबर ई क्या बात कर रहा है, डिस्क्राइब द इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स, आ गया, लिक्विडिटी, टाइम होराइजन, टैक्स, लीगल रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड यूनिक सर्कमस्टांसेस एंड देयर implications for the choices of portfolio assets, मतलब क्या TTLLU का बात करेंगे। तो चीज समझ में आ रहा है आपको? आर यू एबल टू लिंक कि सर एलओएस नंबर ए बी क्या था एक्चुअली अबाउट राइटिंग दी आईपीएस, एंड आईपीएस के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, एंड एलओएस नंबर सी डी ई इज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे सी एंड डी जो है वो आपका रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, और जो एलओएस नंबर ई है दैट इज अबाउट व्हाट, कंस्ट्रेंट्स, दैट इज अबाउट व्हाट। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा 7-8 एलओएस का आता है, अगर आप चीजों को इंटरलिंक कर लेते हो ना, इट बिकम वेरी इजी, इट बिकम्स वेरी इजी। प्लस आपके दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये 2 एलओएस के अंदर में ये चीज था, नेक्स्ट 3 एलओएस के अंदर में वी विल डिस्कस अबाउट ओएनसी। परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? एक काम करते हैं, सबसे पहले रिस्क ऑब्जेक्टिव समझते हैं, सबसे पहले रिस्क ऑब्जेक्टिव समझते हैं, उसके बाद रिटर्न ऑब्जेक्टिव समझेंगे, और उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो देखना, तो सबसे पहले बोल रहा हूँ रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिस्क ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा काफी कुछ लिखने का, ताकि आपके पास एक तो नोट्स रेडी हो जाए, प्लस आपके लिए इजी हो चीजों को समझने के लिए। दैट इज माई होल ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बोल के भी समझा सकता हूँ, बट आप सिर्फ सुनोगे, समझ में सब कुछ आएगा, बट लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो हो सकता है यू मे लूज, बट लिखते लिखते समझाऊंगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो रिस्क ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सबसे पहला, सर रिस्क ऑब्जेक्टिव है ना जो, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सबसे पहला अबिलिटी टू टेक रिस्क, अबिलिटी टू टेक रिस्क। मैंने बोला था ना एलओएस नंबर सी और एलओएस नंबर डी इंटरलिंक्ड है। तो सर रिस्क ऑब्जेक्टिव दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक अबिलिटी टू टेक रिस्क पे डिपेंड करता है, एक विलिंगनेस टू टेक रिस्क के ऊपर में डिपेंड करता है। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, आपके इच्छा, आपके एटीट्यूड, आपके नेचर के ऊपर में डिपेंड करता है विलिंगनेस। तो विलिंगनेस का मतलब एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, अरे यार रिस्क ऑब्जेक्टिव कौन बताएगा कितना रिस्क लेना चाहेगा, पोर्टफोलियो मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा या क्लाइंट, क्लाइंट, क्लाइंट बताएगा ना हाउ मच ही कैन टेक द रिस्क। एंड विलिंगनेस, क्लाइंट का जो विलिंगनेस है ना, मतलब एटीट्यूड या उसका नेचर, या उसका नेचर, उससे पता लगेगा, उससे पता लगेगा। सर एबिलिटी किससे पता लगेगा? एबिलिटी पता लगेगा आपके कैपेसिटी से, कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है आपका रिस्क लेने का, हाउ मच इज योर कैपेसिटी, एबिलिटी टू टेक रिस्क। सर कैपेसिटी को अपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अरे क्लाइंट अगर बोल रहा है यार मेरे पास एबिलिटी है रिस्क लेने का, मेरे पास एबिलिटी है रिस्क लेने का, उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू क्वांटिफाई मींस हाउ टू टेक दिस मैथमेटिकली, मैथमेटिकली मैथ्स के फॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखना। तो सबसे पहला सर एबिलिटी टू टेक रिस्क, ठीक है, लेफ्ट साइड का बात कर रहा हूं सिर्फ अभी। एबिलिटी टू टेक रिस्क क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है? सर इट डिपेंड्स ऑन, एबिलिटी टू टेक रिस्क डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर में, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, क्या बोला, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर में डिपेंड करता है, तभी तो पता लगेगा ना आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा बोलने का मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, राइट, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा है, इसका मतलब जनरली आपका एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या होगा, हाई, एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या, हाई, बिकॉज आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी गुड। तो एरो अप कर रहा हूँ, ठीक है, एरो अप, मतलब अगर फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़िया है, फैमिली सिचुएशन बढ़िया है, तो सर मैं एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या होगा, हाई। नेक्स्ट आपका इनकम, इनकम, सर अगर इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या होगा, हाई। इनकम ज्यादा है तो एबिलिटी टू बियर रिस्क हाई होगा। आपका वेल्थ, वेल्थ, सर वेल्थ अगर ज्यादा है तो एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या होगा, हाई। टाइम होराइजन, टाइम होराइजन, कोई का टाइम होराइजन 2 ईयर का है, टाइम होराइजन मतलब आप कितने टाइम के लिए पैसा लगाना चाह रहे हो, कोई 2 ईयर के लिए पैसा लगाना चाह रहा है, कोई 10 ईयर के लिए पैसा लगाना चाह रहा है, किसका एबिलिटी टू टेक रिस्क हाई होगा, 10 ईयर वाला, 10 ईयर वाला ना, बिकॉज यार तुम सोचो, अगर आपका एबिलिटी, सॉरी आपका अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज ओनली फॉर 2 ईयर, तो आपका क्या पैसा रियल स्टेट में लग सकता है, आपका पैसा प्राइवेट इक्विटी हेज फंड्स वगैरह में लग सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दैट विल टेक सम टाइम, राइट, रिटर्न सर आते से आएगा ना, थोड़ी 1-2 साल के अंदर में आ जाएगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजर थोड़ी अगर आपका
क्लाइंट का अगर टाइम होराइजन 2 ईयर का, ही विल नॉट इन्वेस्ट इनटू ऑल दोस इलिक्विड एसेट्स, राइट? ही विल इन्वेस्ट इनटू व्हाट? लिक्विड एसेट्स लाइक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। बट वहां से रिटर्न क्या आएगा आपका? कब? बट मैंने क्या बोला, अगर टाइम होराइजन लंबा है तो हो सकता है सर बीच में से 1-2 ईयर्स के अंदर में कोई डिप आ भी गया, मार्केट के अंदर में कोई फॉल आ भी गया, तो भी तो सर रिकवर कर लेगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या? 10 ईयर्स के लिए, मतलब यू आर रेडी टू टेक व्हाट? हायर रिस्क। तो टाइम होराइजन अगर ज्यादा है सर, टाइम होराइजन ज्यादा है तो सर एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या? हाई। एबिलिटी टू बियर रिस्क हाई। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एबिलिटी हाई। ठीक है, एबिलिटी हाई है। एबिलिटी हाई कब कब सर? फाइनेंशियल सिचुएशन हाई है, मतलब बढ़िया है, इनकम ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है, टाइम होराइजन क्या है? लंबा है। टाइम होराइजन क्या? लंबा है। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बताओ क्या लिखो? लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या लिखो? लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या लिखो? अगर आपका लिक्विडिटी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट लो है, लो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट अगर लो है तो सर एबिलिटी टू बियर रिस्क हाई। आपको पैसा अभी नहीं चाहिए, आपको पैसा अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिएगा, अभी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली यू कैन टेक हायर रिस्क, यू कैन टेक हायर रिस्क। इसका मतलब सर एबिलिटी टू टेक रिस्क कैसे पता लगता है सर? ये सबसे पहला डिपेंड करता है क्लाइंट का कैपेसिटी के ऊपर में। क्लाइंट का कैपेसिटी, और उसको अपने मैथमेटिकली अराइव कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। सर क्वांटिफाई कैसे करेंगे सर? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसके फैमिली सिचुएशन के ऊपर में, इनकम के ऊपर में, वेल्थ के ऊपर में, टाइम होराइजन के ऊपर में, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर में, उसके जॉब जॉब के ऊपर में। जॉब जॉब कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अगर स्टार्टअप में है, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में और कोई स्टार्टअप में, कहाँ पे रिस्क हाई होगा? स्टार्टअप के अंदर में। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में होगा तो ऑब्वियसली वहां पे रिस्क क्या होगा? कम। रिस्क क्या? कम। रिस्क कम, इसका मतलब एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या? हाई। इसको सोचो सर, अगर अपने एक स्टेबल जॉब के अंदर में है, तो अपने रिस्क ले सकते हैं, ले सकते हो आप। बट हाँ, अगर कोई स्टार्टअप में है तो सर वो तो ऑलरेडी रिस्क लिया हुआ है जॉब के अंदर में, तो वो पोर्टफोलियो में कैसे रिस्क लेगा? उसका रिस्क एपेटाइट क्या हो जाएगा? कम। इट्स वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल है ये वाला चीज। तो आपके जॉब के ऊपर में डिपेंड करता है। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, विलिंगनेस मतलब आपके एटीट्यूड के ऊपर में, आपके नेचर के ऊपर में। आपके एटीट्यूड और नेचर, अपने एटीट्यूड और नेचर को क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या? क्वांटिफाई नंबर्स में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो सर कैसे क्लाइंट का विलिंगनेस को चेक करें? अरे ये अपने क्या कर रहे हैं एक्चुअली? दिस इज एलओएस इज एक्चुअली व्हाट? क्लाइंट को समझ रहे हैं, अपने क्लाइंट का जो रिस्क है उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। अरे क्वांटिफाई करेगा, नंबर्स में लेके आएगा, तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो बोला क्लाइंट से अपने डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एबिलिटी तो समझ गए ये सब चीजों को डिस्कस करके। सर उसका विलिंगनेस को कैसे समझे? उसका इच्छा, उसका एटीट्यूड, उसका नेचर को कैसे समझे? तो सर उसको क्वांटिफाई करना तो बहुत डिफिकल्ट है। एक काम करेंगे, क्लाइंट के लिए चेकलिस्ट बना देंगे। क्या बनाएंगे? क्लाइंट के लिए चेकलिस्ट और रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनियर, और रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनियर। तो यार जो विलिंगनेस है ना, ये जो विलिंगनेस है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वाया रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनियर। जो भी लिख रहा हूं टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चनियर, एक चेकलिस्ट। क्वेश्चनियर का मतलब एक चेकलिस्ट सोच लो, ठीक है? एक चेकलिस्ट सोच लो। तो चेकलिस्ट में क्या क्या रखेंगे? चेकलिस्ट के अंदर में क्या क्या रखेंगे? जहाँ पे ये सब, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, इसका मतलब उसका नेचर और एटीट्यूड को समझने के लिए क्या क्या रखेंगे? एक सबसे पहला, वो कौन सा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखता है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, ये क्या है सर? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एग्जाम्पल दे। अगर कोई स्काई डाइविंग में इंटरेस्ट रखता है, उसका मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो उसका मन करता है स्काई डाइविंग। उसका विलिंगनेस टू टेक रिस्क क्या? हाई या लो? उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिस्क हाई या लो? आंसर मिल गया होगा, ऑब्वियसली इट्स हाई, ऑब्वियसली इट्स हाई। और उसके अलावा अगर कोई सेफ एक्टिविटी या सेफ स्पोर्ट्स में वो करता है, इंटरेस्ट रखता है, तो उसका विलिंगनेस टू टेक रिस्क क्या? लो। थोड़ा सा स्टूपिड साउंड हो रहा होगा, बट यस, इट इज देयर, इट इज देयर। तुम सोचो क्लाइंट से डिस्कस करा कोई, तुम वो तुमको बोल रहा है यार हम तो से लास्ट ईयर या लास्ट 2-3 ईयर्स में 3-4 टाइम्स स्काई डाइविंग कर लिया। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? यार इस बंदा में हिम्मत है, इस बंदा में हिम्मत है, क्योंकि उसका जो रिस्क विलिंगनेस है ना, उसका जो रिस्क, उसका जो नेचर है, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे नहीं, उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो जो नेचर है वो कैसे पता लग रहा है? उससे बात करके, उससे बात करके उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को। अरे एग्जाम्पल देता है यार ये लोग, ऐसा मत सोचना बस फनी बनाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, स्टोरी में देगा तुमको। यार वो स्काई डाइविंग करता है, और कोई लिखेगा क्या एग्जाम्पल दे, हमारा एकदम इजी वाला स्पोर्ट्स एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल दे? कार्ड्स प्ले कर रहा है, कार्ड्स प्ले कर रहा है, सेफ, राइट? तो ये मत सोचना यार वहां पैसा वैसा इन्वॉल्व है, वो सब फालतू बात नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये मत सोचो सर वहां भी तो पैसा डाल रहे हैं, भाई वो सब नहीं, नॉर्मल कार्ड्स। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर में डिपेंड करता है। और
उसका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के ऊपर में डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन है सर, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन का मतलब, अरे बाबा, पोर्टफोलियो में अगर मान लो से 80% इक्विटी है, 80% इक्विटी में पैसा लगाया, 20% फिक्स इनकम में पैसा लगाया, समझ में आ रहा है आपको? सर ही इज रेडी टू टेक व्हाट हायर रिस्क, उसका नेचर क्या है, रिस्क ज्यादा, बिकॉज 80% कहाँ पे लगाया, इक्विटी के अंदर में, 20% सेफर एसेट में लगाया विच इज व्हाट फिक्स इनकम, बिकॉज वी नो फिक्स इनकम से क्या आता है, अपने को फिक्स्ड कूपन आएगा, कूपन एक फिक्स जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्पोजिशन क्या 20% है सिर्फ। उल्टा लूं कि सर 20% सिर्फ इक्विटी में लगाया और 80% फिक्स इनकम में लगाया, 80%, उसका जो नेचर है, उसका जो विलिंगनेस है टू टेक रिस्क क्या लो, तो पोर्टफोलियो कंपोजिशन के ऊपर में डिपेंड करता है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ years of experience in the market, years of experience into the market, it depends upon the, सर उसका कितना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर में, स्टॉक मार्केट के अंदर में, राइट? से तुमको एग्जांपल में दिया हुआ रहेगा, स्टोरी में दिया रहेगा, दैट पर्सन ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इनटू द स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड ऑल डेरिवेटिव्स के अंदर में, राइट? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस है और वो अभी भी है, तो उसका नेचर में रिस्क है, उसके नेचर एटीट्यूड के अंदर में क्या रिस्क है, इसका मतलब क्या, उसका विलिंगनेस टू टेक रिस्क क्या हाई है, उसका विलिंगनेस टू टेक रिस्क क्या हाई। चीज समझ में आया आपको कि सर एबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है, फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फाइनेंशियल कंडीशन वर्ड यूज नहीं किया मैंने, लेट मी राइट, ताकि ये वर्ड जो है ना, की वर्ड्स, वो आपके दिमाग में रहे। यार एबिलिटी है सर, वो फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है, और कोई का फाइनेंशियल कंडीशन तुम कैसे डिटरमाइन करेगा, उसका इनकम, उसका वेल्थ, उसका टाइम होराइजन, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जॉब एंड फैमिली सिचुएशन है ना, राइट? अब कोई के लिए बोलेगा सर उसका विलिंगनेस को कैसे आइडेंटिफाई करे, उसका एटीट्यूड और नेचर, और वो कैसे पता लगेगा, थ्रू दी चेकलिस्ट और थ्रू दी क्वेश्चन है, मतलब उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द मार्केट, राइट? उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द मार्केट। अच्छा एक चीज और यहाँ पे था, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, अगर उस बंदे के पास इंश्योरेंस है, एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या हाई, ज्यादा रिस्क ले सकता है, ज्यादा रिस्क ले सकता है, मतलब प्लीज नॉर्मल सोचना, यार अगर इंश्योरेंस है तो सर हाँ वो रिस्क ले सकता है, इसका ये मतलब नहीं इंश्योरेंस है तो बस कूद ही जाए बिल्डिंग से, कि भाई इंश्योरेंस तो है, एक्सट्रीम से नहीं बोलो, इसलिए बोला प्लीज नॉर्मली सोचना, कोई कोई बच्चे एकदम एक्सट्रीम सोच लेता है कि सर इंश्योरेंस है तो चलिए कूद ही जाते हैं ना, अरे भाई प्लीज आराम से, कूदना कौन बोल रहा है तुमको, तुम सोचो सिर्फ कि हाँ सर इंश्योरेंस है तो अपने रिस्क और ले सकते हैं, जनरल सोचिए, ठीक है, परफेक्ट। तो अबिलिटी टू टेक रिस्क एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क, इट डिपेंड्स ऑन, सर अगर कोई पर्सन का, सिनेरियोस, सिनेरियोस, सर अगर कोई पर्सन का एबिलिटी लो है, एक सेकंड रुको, तो लो, कमेंट ऑन रिस्क टॉलरेंस, मैं सोच रहा था कि पहले कैसे इसको अपने डेवलप कर ले, सो दैट नोट्स भी बिल्ड हो जाए और आपको समझ में आ जाए इजीली। एबिलिटी लो है, विलिंगनेस हाई है, एबिलिटी लो है, विलिंगनेस हाई है, तो सर क्या बोलेंगे, उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल हाई या लो? सर एबिलिटी कम है, मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है, बट उसका नेचर में, उसका एटीट्यूड में क्या रिस्क हाई है, तो अपने को लेना है लो, अपने को क्या लेना है, लो अल्टीमेटली। तो इसका मतलब सर वी हैव टू टेक लोअर ऑफ एबिलिटी और विलिंगनेस, अगर एबिलिटी हाई है, विलिंगनेस कम है, तो सर लो लेंगे, एबिलिटी लो है, विलिंगनेस हाई है, तो लो लेंगे, मतलब दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी तुम एक तरफ मूव कर पाएगा। सर दोनों में से अगर कुछ भी लो होगा, वी हैव टू टेक व्हाट लोअर ऑफ देम, वी हैव टू टेक व्हाट लोअर ऑफ देम। तो रिस्क टॉलरेंस आर टी, ठीक है, रिस्क टॉलरेंस आर टी इज व्हाट लो, अल्टीमेटली उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या होगा, लो होने वाला, प्लीज हाँ। एबिलिटी, विलिंगनेस, सर अगर विलिंगनेस लो है और एबिलिटी हाई है, तो मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, उनको बोलेगा सम्स के अंदर में कि यार एबिलिटी टू टेक रिस्क हाई है, कैसे पता लगेगा स्टोरी के अंदर में, यार उसका इनकम वगैरह देगा, यार इनकम बहुत है, उसका खर्च बहुत कम होता है, डिपेंडेंस बहुत कम है उसका, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो जो पॉइंट्स याद आ रहा है ऑब्वियसली बहुत सारा पॉइंट्स है। नो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस नहीं है, डिपेंडेंट समझ रहा कि यार हो सकता है मदर फादर डिपेंडेंट नहीं है, या कोई चिल्ड्रन वगैरह नहीं है, तो डिपेंडेंस नहीं है, तो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो बोला अगर सर एबिलिटी टू बियर रिस्क हाई है बट विलिंगनेस नहीं है, बंदे में हिम्मत नहीं है, तो सर क्या करे, यू हैव टू टेक व्हाट अगेन लोअर ऑफ द टू, रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या लो, बट अपने यहाँ पे अगर क्लाइंट जो है ना अपना, उसका एबिलिटी हाई है
फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा है बट उसका मन नहीं कर रहा रिस्क लेने का, क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसा नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, क्लाइंट को एजुकेट करेंगे, क्लाइंट को बताएंगे यार आपका एबिलिटी हाई है, यू कैन टेक द रिस्क एंड यू मे बी एबल टू जनरेट हायर रिटर्न, बट यू हैव टू चेंज व्हाट योर एटीट्यूड। आपको अपना नेचर, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अपने ऐसा बोलेंगे, बट हाँ, क्लाइंट अगर माना नहीं तो प्लीज उसको प्रेशर नहीं करेंगे भाई तुम रिस्क ले ले, ऐसा नहीं बोल सकते हो। यू कैन एजुकेट द क्लाइंट, क्लाइंट को आप समझा सकते हो, क्लाइंट को आप समझा सकते हो, यू हैव द एबिलिटी, यू कैन इंक्रीज योर विलिंगनेस, यू कैन चेंज योर नेचर। बट सर उसके बाद भी, पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद भी अगर नहीं माना, नहीं माना तो नहीं माना, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। मतलब वी विल कीप व्हाट, द रिस्क टॉलरेंस लेवल ऑफ द क्लाइंट लो, वी विल ट्राई टू एजुकेट द क्लाइंट। वी विल मतलब क्या, पोर्टफोलियो मैनेजर, हाँ, एजुकेट द क्लाइंट, क्लाइंट को अपने एजुकेट करेंगे। और अगर दोनों लो है तो एबिलिटी भी लो है और विलिंगनेस भी लो है, मतलब उसका फाइनेंशियल सिचुएशन भी वैसा नहीं है और उसका नेचर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या लो। सर एबिलिटी हाई है, एबिलिटी हाई है, एबिलिटी लो है एंड, रुको तो, एबिलिटी लो, यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को एबिलिटी लो, एक सेकेंड, इसमें एक अलग बना दे रहा हूँ इसका, एबिलिटी लो और विलिंगनेस भी लो, फिर ठीक है। फिर रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या लो, एबिलिटी हाई और विलिंगनेस भी हाई, तो ऑब्वियसली रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या हाई, रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, तब क्या ज्यादा रिस्क ले सकता है, ज्यादा रिस्क ले सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पे? वी हैव टू टेक लोअर ऑफ टू, यहाँ पे ये भी लिख दिया, क्योंकि सर अपने को एबिलिटी और विलिंगनेस में जो भी कम रहेगा उसके डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि मैंने, ये समझ में आया आपको, चीज समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आया, परफेक्ट। तो अभी कंप्लीटली मैं बहुत सारा चीज डिस्कस करना है, ये एक पॉइंट डिस्कस किया अपने रिस्क ऑब्जेक्टिव के अंदर में, ये वन ऑफ द पॉइंट, और भी चीज डिस्कस करना है, क्योंकि ये फॉर्मली क्या, एलओएस नंबर डी है आपका, एलओएस नंबर डी देखो आप, एलओएस नंबर डी देखिए एक बार आप प्लीज। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू टेक रिस्क, तो एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क वगैरह समझा दिया आपको। ठीक है, रिस्क ऑब्जेक्टिव में और भी चीजें डिस्कस करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो जो रिस्क ऑब्जेक्टिव है ना, रिस्क ऑब्जेक्टिव वो दो टाइप का हो सकता है, वो टू टाइप्स का हो सकता है। एक हो सकता है एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड हो सकता है रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव। एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव है, रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव। सर एब्सोल्यूट का मतलब, क्लाइंट आपको बोल रहा है यार मेरा पोर्टफोलियो ना से $10,000 से कम नहीं होना चाहिए। आप 10,000 रिस्क मतलब क्या, लॉस, रिस्क मतलब क्या, लॉस, बोला यार $10,000 से ना उससे ज्यादा लॉस मत करवा देना, या से 10% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो का मत करवा देना। फॉर एग्जाम्पल आपका पोर्टफोलियो बस $1 लाख, $1 लाख, उसका 10% कितना, 10,000। तो जो एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव है उसमें बोल रहे हैं कि सर अपना क्या तो डॉलर टर्म्स में 10,000 से ज्यादा लॉस मत करवा देना, या 10% से ज्यादा ऑफ माई पोर्टफोलियो वैल्यू प्लीज कम मत करवा देना। ठीक है, मतलब लॉस की तरफ आप बोल रहे हो, क्लाइंट बोल रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर को। Absolute risk objective मतलब how much risk he can take. Sir, he can take risk up to what? 10,000 या 10% of the overall portfolio. In absolute terms. Absolute terms. How much the client is ready to bear the loss. Loss कितना bear कर सकता है? Percentage term और dollar term. Is it fine? डॉलर में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। जो एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव है ना उसको अपने मेजर कैसे करेंगे, जो क्लाइंट अपने को बोला है ना कि यार से परसेंटेज टर्म में या डॉलर टर्म्स में उससे ज्यादा मत करवाना, तो बोलो उसको मेजर कैसे करेंगे। इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड, उसको मेजर कर सकते हैं दो चीजों से। एक स्टैंडर्ड डिविएशन से, कहीं पढ़े हैं स्टैंडर्ड डिविएशन? कहाँ कहाँ नहीं पढ़े भाई, स्टैंडर्ड डिविएशन तो पढ़े अपन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्यूएम के अंदर में पढ़े, प्लस पोर्टफोलियो जब स्टार्ट किया था तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन, वोलेटिलिटी,
स्टैंडर्ड डिविएशन, वोलेटिलिटी. सो इट कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वॉर. वॉर मतलब वैल्यू एट रिस्क. वैल्यू एट रिस्क. वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है? तो कितना आप लूज कर सकते हो, कितना आप मैक्सिमम लूज कर सकते हो. वैल्यू एट रिस्क आपका मतलब जो पैसा लगा हुआ है ना वो कितना स्टेक पे, कितना स्टेक पे. वैल्यू एट रिस्क. दिस इज द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. वॉर जो अपने रिस्क मैनेजमेंट एक जो अपना चैप्टर है, अपना जो रीडिंग है, वहां पे अगेन वॉर का अपना एलओएस है, वहां पे अपने इसको कैप्चर करेंगे. बट एक बार के लिए आप समझिए सर वॉर का मतलब क्या हुआ कि अपने मैक्सिमम कितना लूज कर सकते हैं एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है और कितना अपना पैसा स्टेक पे लगा हुआ है. वैल्यू एट रिस्क नाम देखो. वैल्यू एट रिस्क कितना वैल्यू है. इज इट फाइन? परफेक्ट. बट हाँ वॉर अपना डिस्कशन नहीं हुआ, वो अपने सेपरेट रीडिंग में करेंगे. तो क्या बोला? एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव, हाउ मच द क्लाइंट इज रेडी टू बियर द लॉस. कितना बोला मैक्सिमम आप लूज कर सकते हो, परसेंटेज टर्म में या डॉलर टर्म्स में, और उसको अपने मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉर के टर्म्स में. रिलेटिव. रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव. रिलेटिव मतलब क्या होता है यार, अपने कोई को कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग. एब्सोल्यूट मतलब तुम अपना कंपैरिजन खुद के साथ कर रहा है, यू आर कंपेयरिंग योर ओन परफॉर्मेंस विद द पास्ट. फॉर एग्जांपल से बीकॉम का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आप कंपेयर कर रहे हो क्लास 11 और 12. कोई फ्रेंड के साथ कंपेयर नहीं करो, अपना खुद का कंपैरिजन तुम खुद के साथ कर रहे हैं. वेर एज रिलेटिव में क्या सर, खुद का परफॉर्मेंस कोई फ्रेंड के साथ. से फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आपके कोई फ्रेंड का विच इज ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. ठीक है. तो रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे क्लाइंट बोलेगा यार मेरा जो पोर्टफोलियो है ना, प्लीज इंडेक्स से, इंडेक्स कोई बेंचमार्क इंडेक्स से अगर इंडेक्स अगर गिरता है ना, इंडेक्स अगर गिरता है तो प्लीज मेरा पोर्टफोलियो ना से 3% से ज्यादा मत गिराना एज कंपेयर टू दी बेंचमार्क. एज कंपेयर टू दी बेंचमार्क कि अगर सर बेंचमार्क जितना भी गिरेगा ना उससे मेरा 3% से ज्यादा मत गिरा देना यार, प्लीज प्लीज प्लीज. रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव. तो यू आर एक्चुअली व्हाट टेकिंग सर्टेन बेंचमार्क, यू आर टेकिंग व्हाट बेंचमार्क. वेयर एज एब्सोल्यूट में कहीं तुम बेंचमार्क ले रहा था क्या? नहीं, तुम तो अपने मन से बोल रहा था ना 10% से ज्यादा मत करना, 10,000 से ज्यादा मत करना. बट रिलेटिव में क्या सर, कोई को अपने बेंचमार्क बनाएंगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अगर वो इंडेक्स गिरता है, निफ्टी 50 अगर गिरता है तो प्लीज यार 3% से ज्यादा और मत गिराना, 3% से ज्यादा और मत गिराना. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडेक्स गिरता है भाई 5%, इंडेक्स गिरता है 5% से, तो आप कितना अलाउ कर रहे हो उसको, आप कितना अलाउ कर रहे हो, आप बोल रहे हैं 3% से ज्यादा मत करा, 3% से ज्यादा मत करा. ठीक है. तो हाउ मच दी पोर्टफोलियो. एक सेकंड रुको, रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव में मेरे को सोचने दो क्या लाइन लिखो. इट शुड नॉट अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क. रुक जा. रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव के अंदर में पोर्टफोलियो शुड नॉट अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क. अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क बाई से 3%. 3% से प्लीज ज्यादा मत, बेंचमार्क के कंपेयर में प्लीज 3% से ज्यादा मत मेरा लूज करवा देना. ठीक है. समझ में आया आपको क्या एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव. सर इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको कैसे मेजर करेंगे? इट कैन बी मेजर्ड वाया ट्रैकिंग एरर. जो रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव है ना उसको अपने ट्रैकिंग एरर से मेजर करते हैं. ट्रैकिंग एरर है. तो ट्रैकिंग एरर का मतलब देखो, ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या हुआ. एग्जाम्पल से स्टॉक ए है, स्टॉक बी है, रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो जो है, सॉरी रिटर्न ऑन दी स्टॉक जो है, रिटर्न ऑन दी स्टॉक जो है ए का ऐसे 10%, बी का ऐसे 5%. रिटर्न ऑन दी बेंचमार्क, बेंचमार्क का जो रिटर्न है दिस इज से 7%, दिस इज से 8%. अच्छा पूरा एकदम वो हो जाएगा प्लस माइनस, रुको तो थोड़ा सा एक बार से ये नंबर को ट्विक कर दे दो. दिस इज 6%. ठीक है. तो आर आई माइनस आर बी, सर स्टॉक कितना दिया, बेंचमार्क कितना दिया, उनके बीच का डिफरेंस. तो ये स्टॉक ज्यादा दिया 10 माइनस 7, 3%. और यहाँ पे स्टॉक क्या कम परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क, माइनस क्या 1%. इसको अपने बोलते हैं एक्टिव रिटर्न. एक्टिव
रिटर्न, क्या बोलते हैं, एक्टिव रिटर्न, क्या एक्टिवली कितना एक्सेस जनरेट किया। सो 3% ज्यादा ए में और -1 नेगेटिव क्या बी में। तो एक्टिव रिटर्न का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्टिव रिटर्न, ये जो एक्टिव रिटर्न आया ना, इसका अपने क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली वो बात का डिस्कशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ, ये जो 3%, -1%, एंड वी हैव लॉट ऑफ से स्टॉक्स है, तो अगर अपने उसका जो एक्टिव रिटर्न निकालेंगे और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, दैट इज एक्चुअली व्हाट ट्रैकिंग एरर। दैट इज एक्चुअली व्हाट ट्रैकिंग एरर। बिकॉज तुम देखो यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहा है ना, बेंचमार्क से तुम कंपेयर कर रहा है। तो रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव मींस पोर्टफोलियो शुड नॉट अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क बाई से 3%। इज इट फाइन, परफेक्ट है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव है ना, परफेक्ट 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 परफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तुमको बताना है एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव है या रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव है, हाँ ये आंसर देना आपको। माई पोर्टफोलियो शुड नॉट लूज मोर देन $5,000, पूरा $500 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली व्हाट एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव, एकदम परफेक्ट, एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बोला पोर्टफोलियो शुड नॉट लूज बाई $5,000, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, 5% वॉर, सर 5% प्रोबेबिलिटी है दैट, एक सेकेंड रुको, 5% वॉर ऑफ से 10 मिलियन, $10 मिलियन, ठीक है। 5% वॉर ऑफ से $10 मिलियन मतलब कि सर देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द अमाउंट जो लूज होगा विल 10 मिलियन, एंड उसका प्रोबेबिलिटी इज 5% विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ से 6 मंथ्स। 5% वॉर ऑफ से 10 मिलियन इन 6 मंथ्स, हियर प्रोबेबिलिटी है 5% का, हियर आपका जो लॉस है ना, आपका जो स्टेक है वो मिनिमम है 10 मिलियन का, वो मिनिमम है 10 मिलियन का। और कितने टाइम में आप लूज कर सकते हो, 6 मंथ्स में। कितने टाइम में, 6%, 6 मंथ्स में। एंड प्रोबेबिलिटी क्या, 5% है। और इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, बट मिनिमम कितना है, 10 मिलियन है। मिनिमम कितना, 10 मिलियन है। ऑब्वियसली वॉर को लेके मैंने बोल दिया आपको, रिस्क मैनेजमेंट पर अपने समझेंगे। बट अगर यहाँ पे वॉर बोलता है, दिस इज एक्चुअली व्हाट एब्सोल्यूट risk objective, absolute risk। Third, my portfolio should not एक सेकंड को तो underperform, should not underperform benchmark by more than 4%। 4% से ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए। दिस इज एक्चुअली व्हाट रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव। कितना बच्चा लोग क्या करता है पता है, परसेंटेज देखता है और बोलता है वो तो रिलेटिव है। मैंने बोला था परसेंटेज कैन बी इन एब्सोल्यूट ऑल्सो, जो परसेंटेज है ना वो एब्सोल्यूट में भी हो सकता है। तो प्लीज ये सब चीजों को ध्यान रखना कि कोई देखा 4%, 5%, तो वो सबसे पहला दिमाग जाता है उसका रिलेटिव टर्म्स में, क्या ये तो हो सकता है बेंचमार्क को लेके बोल रहा होगा। नॉट नेसेसरीली, आपको देखना पड़ेगा फिर एब्सोल्यूट है या कोई बेंचमार्क को लेके बोला है, कोई बेंचमार्क को लेके बोला है, से एफटीएससी, एफटीएससी फाइनेंशियल टाइम, या कोई दूसरा इंडेक्स निफ्टी 50 या एसएनपी। तो अगर बेंचमार्क बोल रहा है देन आपको थोड़ा सा आईब्रोज रेज करना पड़ेगा कि हाँ यार इट कैन बी व्हाट रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, फोर्थ, पोर्टफोलियो रिटर्न इज एक्सपेक्टेड, अच्छा एक सेकंड रुको, ये रुक जाओ एक बार, फोर्थ वाला पॉइंट रुक जाओ एक बार, क्योंकि उसके पहले मेरे को तुमको रिटर्न डिस्कस करेंगे तभी तुम इस चीज को कैच कर पाएगा, अदरवाइज
हो सकता है नहीं बैठे आपके दिमाग में, ठीक है। तो एक बार रुक जाओ, 3 एग्जाम्पल्स लेके अपने रिस्क ऑब्जेक्टिव को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्क ऑब्जेक्टिव हो गया। तो रिस्क ऑब्जेक्टिव में एबिलिटी टू बी अ रिस्क, विलिंगनेस टू बी अ रिस्क एंड एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑब्जेक्टिव। रिटर्न ऑब्जेक्टिव इजी सा, रिटर्न ऑब्जेक्टिव इजी है क्योंकि रिस्क ऑब्जेक्टिव में अपने बहुत कुछ बात की, एबिलिटी टू बी अ रिस्क और विलिंगनेस टू बी अ रिस्क। रिटर्न ऑब्जेक्टिव एकदम इजी है। तो सबसे पहला रिस्क आइडेंटिफाई होता है या रिटर्न आइडेंटिफाई? रिस्क आइडेंटिफाई होता है, रिटर्न सबसे पहला रिस्क आइडेंटिफाई होता है, उसके हिसाब से रिटर्न आइडेंटिफाई होता है। तो क्या बोला सर, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। तो जो रिटर्न है ना, वो रिस्क के ऊपर में डिपेंड करता है, ना कि रिस्क रिटर्न के ऊपर में डिपेंड करता है। तो सर सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, देन ओनली वी कैन डिटरमाइन व्हाट रिस्क। ऑल्सो रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इधर ए विल हैपन और बी विल हैपन, दोनों साथ में नहीं हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि सर क्या तो इवेंट ए होगा, क्या तो इवेंट बी होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला मैंने, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब रिस्क रिटर्न गो व्हाट इन हैंड इन हैंड, रिस्क एंड रिटर्न गो व्हाट इन हैंड इन हैंड लगा दिया। ये समझ में आया कि सर दोनों को साथ साथ में चलना पड़ेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है वो। थर्ड, रिटर्न जो है सर, रिटर्न इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन गोल्स, आपके गोल के ऊपर में डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर में डिपेंड। तो जो रिटर्न है ना, वो आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में डिपेंड करता है। अभी जो गोल्स है ना, ये गोल्स हो सकता है लॉन्ग टर्म, कुछ गोल्स हो सकता है शॉर्ट टर्म क्लाइंट के लिए। सर कोई कोई उसका गोल है वो शॉर्ट टर्म के लिए, कोई कोई गोल लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स कैन बी से रिटायरमेंट, रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म से चाइल्ड्स मैरिज, शादी बच्चों का, उसका एजुकेशन, उसका एजुकेशन, राइट। शॉर्ट टर्म कैन बी से सम वेकेशन, घूमने जाना, शॉर्ट टर्म से नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर में, से कार, शॉर्ट टर्म हो सकता है वो, कुछ लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है अगेन, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कार कैन बी शॉर्ट टर्म, हो सकता है कार लॉन्ग टर्म प्लान है, से 5 ईयर 7 ईयर्स के बाद बाई करना है, होम सर 7 ईयर्स 8 ईयर्स के बाद बाई करना है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मतलब डिपेंड करता है क्लाइंट का एज के ऊपर में, क्लाइंट का एज के ऊपर में डिपेंड करता है। तो रिटर्न क्या बोल रहा है, डिपेंड्स अपॉन दी गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल वर्सेस शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स वर्सेस शॉर्ट टर्म गोल्स। नाउ जो रिटर्न है ना, रिटर्न इट कैन बी डिजायर्ड रिटर्न, डिजायर्ड कि कितना आपका मन है, और एक होता है रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब क्या होता है, मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम, यार मिनिमम तो सर मेरे को इतना इतना चाहिए नहीं, मैं डिजायर कर रहा हूँ यार मेरे को रिटर्न 20% मिले, आपका मन है 20%, बट मिनिमम आपको कितना चाहिए, मिनिमम सर मेरे को चाहिए 8%, मिनिमम से भी मेरा काम चल जाएगा, बट मेरा मन है मेरे को कितना मिले, डिजायर रिटर्न विच इज 20%। चीज समझ में आ रहा है, एक होता है नेसेसिटी और एक होता है एस्पिरेशनल या लग्जरी नीड्स। तो जो लग्जरी नीड्स है ना, दैट इज व्हाट एक्चुअली डिजायर्ड, क्या तुम डिजायर कर रहा है 20% हो, बट मिनिमम कितना चाहिए सर, मिनिमम नीड जिससे फुलफिल हो जाएगा, दैट इज 8%। ये समझ में आया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड वर्सेस रिक्वायर्ड रिटर्न। डिजायर्ड में आपका क्या, लग्जरी, और रिक्वायर्ड में क्या, नीड्स, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ना, रिक्वायर्ड रिटर्न, इनफैक्ट मेरे को शॉर्ट टर्म की जगह यहाँ पे साथ में कराना चाहिए था, एक सेकंड को, सॉरी, आई शुड हैव रिटन योर हाई प्रायोरिटी गोल, हाई प्रायोरिटी, और यहाँ पे होगा लो प्रायोरिटी। आपका प्रायोरिटी क्या है, आपका प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। आपका हाई प्रायोरिटी और प्रायोरिटी क्या, ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन योर टाइम होराइजन ऑल्सो, कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। सर मेरे को हाई प्रायोरिटी है वेकेशन, हाई प्रायोरिटी है कार, लो प्रायोरिटी है रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन,
राइट, मतलब इट कैन बी। तो सर जो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है ना, रिक्वायर्ड रिटर्न उल्टा नहीं करा दिया, है प्रायोरिटी कैन बी रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस मैरिज, एजुकेशन, लो प्रायोरिटी वेकेशन। सॉरी यार, इसको प्लीज ठीक कर लेना एक बार। तो प्लीज आप ठीक कर लीजिएगा अगर कोई लिख रहा है तो, और जो नहीं लिख रहा है उसको समझ में आ गया होगा कि सर अच्छा कि नहीं लिखे, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेकेशन कार, ये मेरा हाई प्रायोरिटी होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, ये मेरा हाई प्रायोरिटी होगा। लो प्रायोरिटी विल बी वेकेशन, कि अगर नहीं घूमने गए तो ठीक है, कार नहीं ले पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट मेन प्रायोरिटी क्या है? रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और उसका मैरिज। रिक्वायर्ड रिटर्न के अंदर में जो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है, तो मेरे को आंसर दो, उसमें आपका हाई प्रायोरिटी गोल मैच होना चाहिए या लो प्रायोरिटी? हाई प्रायोरिटी, क्योंकि मिनिमम उतना होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न में सर हाई प्रायोरिटी गोल मेरा मीट होना चाहिए, हाई प्रायोरिटी गोल्स मीट होना चाहिए। वेर एज डिजायर्ड के अंदर में तो दोनों हो जाएगा। डिजायर्ड के अंदर में यू कैन मीट योर हाई प्रायोरिटी गोल एंड लो प्रायोरिटी, दोनों। डिजायर्ड है ना, लग्जरी, तो डिजायर्ड रिटर्न वर्सेस रिक्वायर्ड रिटर्न, तो सर डिजायर्ड के अंदर में लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी दोनों कैप्चर हो जाएगा, वेर एज रिक्वायर्ड रिटर्न के अंदर में हाई प्रायोरिटी गोल जो मेरा सबसे ज्यादा जरूरी है वो कैप्चर होगा। ऑल्सो रिटर्न, रिटर्न सर इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। जैसे रिस्क था ना, रिस्क, रिस्क क्या था? एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, वैसे रिटर्न कैन आल्सो बी व्हाट? एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब यार आपको से रिटर्न चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मिनिमम 15%, मिनिमम 15% चाहिए, या मिनिमम 1,50,000 चाहिए, मिनिमम 1,50,000 चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो, दैट इज एक्चुअली व्हाट? एब्सोल्यूट। और रिलेटिव का मतलब क्या कि यार जो बेंचमार्क है ना, जो बेंचमार्क है अपना जो पोर्टफोलियो उसको बीट करना चाहिए बाई से एटलीस्ट 7%, by at least 7%, that is actually what relative return objective। relative return objective क्या हो गया कि my portfolio should outperform, the benchmark। सर बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना चाहिए, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना चाहिए बाई एटलीस्ट, कितना बोला था? 7%। यार जो भी बेंचमार्क का रिटर्न होगा उससे एटलीस्ट 7% अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तभी तो क्या बोल रहा है रिलेटिव क्या रिटर्न। वहां पे क्या बात किए थे रिस्क में, अगर आपको याद होगा वहां पे अपने बात किए थे यार अपना जो पोर्टफोलियो है वो अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए बेंचमार्क को बाई से 2% और 3%, और यहाँ पे बोल रहा है इट शुड आउट परफॉर्म दी बेंचमार्क बाई एटलीस्ट, कम से कम 7% आउट परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और एब्सोल्यूट का तो मतलब ठीक है, डॉलर और परसेंटेज टर्म में, डॉलर और परसेंटेज। ऑल्सो जो रिटर्न है ना, रिटर्न इट कैन बी इन नॉमिनल टर्म्स और रियल टर्म्स, जो नॉमिनल टर्म्स में भी हो सकता है, रियल टर्म्स में भी। तो नॉमिनल टर्म मतलब क्या? इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन और एक्सक्लूडिंग, इट इज व्हाट? इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, नॉमिनल, सबका पढ़ा हुआ है नॉमिनल वर्सेस रियल। तो नॉमिनल मतलब क्या? इंक्लूडिंग, रियल मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। सेवन, सर जो रिटर्न होगा ना, रिटर्न इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्री टैक्स रिटर्न और पोस्ट टैक्स रिटर्न, प्री टैक्स वर्सेस पोस्ट टैक्स रिटर्न, मतलब टैक्स के पहले और टैक्स के बाद, टैक्स देने के पहले या टैक्स देने के बाद। परफेक्ट, चलिए, तो यहाँ पे आपका रिस्क और जो रिटर्न वाला पोर्शन था ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, विच इज एलओएस नंबर सी और एलओएस नंबर डी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप प्लीज बाद में पढ़ लीजिएगा, अपने ट्राई कर लियो सारा चीज को अपने कैप्चर करने का, तो आप एग्जांपल्स प्लीज खुद से सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। तो एलओएस नंबर सी और एलओएस नंबर डी अपना कंप्लीट हो गया, और एलओएस ए बी तो हो ही चुका है। नेक्स्ट एलओएस नंबर ई, नेक्स्ट इज एलओएस नंबर ई, सबसे इंटरेस्टिंग है एलओएस नंबर ई। बोल रहा डिस्क्राइब द इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स ऑफ लिक्विडिटी, टाइम होराइजन, टैक्स कंसर्न, लीगल रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड यूनिक सर्कमस्टेंसेस एंड देयर implications फॉर द चॉइसेस ऑफ द पोर्टफोलियो एसेट्स। देखिए लोग यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ भी है, आर आर टी टी एल एल यू, आर आर टी टी एल एल यू। तो आर आर अपना बात हो चुका, रिस्क ऑब्जेक्टिव बात हो चुका, रिटर्न ऑब्जेक्टिव बात हो चुका पूरा डिटेल में। नेक्स्ट क्या आपका टी, टी कैन बी योर से टैक्स कंस्ट्रेंट्स। टी क्या है सर? सबसे पहला टैक्स कंस्ट्रेंट है सर, टैक्स कंस्ट्रेंट जो है वो डिपेंड करता है, टैक्स कंस्ट्रेंट डिपेंड करता है क्लाइंट का टैक्स स्टेटस के ऊपर में, क्लाइंट का टैक्स स्टेटस के ऊपर में। मतलब सर क्लाइंट जो है टैक्स एग्जेम्प्ट है, या क्लाइंट जो है लोअर टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता है या हायर टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता है। सर सबसे पहले उसका अपने
टैक्स कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे। सर क्लाइंट का टैक्स कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे मतलब क्लाइंट का टैक्स स्टेटस को समझेंगे मतलब सर वेदर दैट क्लाइंट इज एक्चुअली फॉलोइंग इन द लोअर टैक्स ब्रैकेट और हायर टैक्स ब्रैकेट और वेदर इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट, मतलब 10% टैक्स में फॉल कर रहा है या 30% 40% स्लैब में फॉल कर रहा है। राइट सर, ये क्यों जरूरी है समझना? अरे तभी तो तुम उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करेगा ना, तभी तो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करेगा। अगर मान लो बहुत ज्यादा हायर टैक्स स्लैब में फॉल करता है, ठीक है, तो तुम उसके लिए प्लान करेगा टैक्स एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज, सर जिसपे उसको टैक्स देना नहीं पड़े, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिजनेस में टैक्स दे रहा है, तो यहाँ पे गेन होगा तो उसको यहाँ भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो वी विल प्रेफर व्हाट, टैक्स एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज। और जहाँ पे लोअर टैक्स वाला पर्सन है उसको अपने हायर टैक्सेबल सिक्योरिटीज देखेंगे। राइट, नेक्स्ट कैन बी योर टैक्स लोकेशन। नेक्स्ट कैन बी योर टैक्स लोकेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। सर टैक्स लोकेशन का मतलब क्या अपने टैक्स डिफर्ड अकाउंट में डालेंगे उसका पैसा, या टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट में, या टैक्सेबल अकाउंट में? सो जो सिक्योरिटीज अपने होल्ड करेंगे ना, जो सिक्योरिटीज बाई करेंगे वो कौन से अकाउंट में डालेंगे, वो कौन से अकाउंट में रखेंगे? वेदर वी विल पुट इन दी टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट या टैक्स डिफर्ड अकाउंट, डिफर्ड मतलब बाद में टैक्स देंगे, या टैक्सेबल अकाउंट या टैक्सेबल अकाउंट। तो मेरे को बताओ टैक्सेबल अकाउंट के अंदर में, टैक्सेबल अकाउंट में जहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा सिक्योरिटी रखेगा? जिसमें अपने टैक्स पे कर रहे हैं या टैक्स एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज? टैक्स एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज। अरे टैक्सेबल अकाउंट के अंदर में तो टैक्स एग्जेम्प्ट सिक्योरिटीज रखेगा ना, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़े। वेयर एज टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट के अंदर में कौन सा सिक्योरिटीज? टैक्सेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि सर वहां पे क्या एग्जेम्प्ट है, जो भी कमाएंगे वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चीज समझ में आ रहा है? या टैक्स डिफर्ड अकाउंट कि सर बाद में टैक्स देंगे, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, डिफर्ड अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्लाइंट का क्या समझेगा? सर अपने सबसे पहला टैक्स कंस्ट्रेंट समझेंगे। टैक्स कंस्ट्रेंट समझने का मतलब क्लाइंट का टैक्स स्टेटस एंड क्लाइंट का टैक्स लोकेशन। सेकंड कैन बी योर टाइम होराइजन। टाइम होराइजन मतलब क्या? उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है? देखो पहला टी कंप्लीट हो गया टैक्स, सेकंड क्या? टाइम होराइजन या इन्वेस्टमेंट होराइजन भी बोलते हैं उसको। यार आप कितने टाइम के लिए पैसा लगाओगे, आप कितने टाइम के लिए पैसा लगाओगे? अगर मैं बोलूं कि आप लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो, योर टैक्स सॉरी योर टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट होराइजन इज फॉर द लॉन्ग टर्म, तो अबिलिटी टू बियर रिस्क विल बी हाई और लो? हाई, ज्यादा रिस्क ले सकता है ना, ज्यादा रिस्क ले सकता है। ऑल्सो जो आपका टाइम होराइजन है ना सर, वो मल्टी स्टेज हो सकता है। क्या हो सकता है? मल्टी स्टेज। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल द क्लाइंट इज एट द एज ऑफ 30, उसका रिटायरमेंट होगा एट द एज ऑफ से 60, 60 साल में रिटायर हो जाएगा। तो सबसे पहला सर 30 to 60, 30 to 60 एक स्टेज, वो से डेथ होगा उसका एट द एज ऑफ 90, एट द एज ऑफ 90। तो सेकेंड स्टेज विल बी सर रिटायरमेंट के बाद बट डेथ होने के पहले, 60 के बाद बट 90 के पहले, और 90 के बाद, दैट विल बी थर्ड स्टेज। बिकॉज जब डेथ हो जाएगा क्लाइंट का, उसका जो स्टेट होगा, स्टेट स्टेट मतलब उसका जो प्रॉपर्टी, उसको क्या बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका जो भी नेक्स्ट जनरेशन उसके ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर जो टाइम होराइजन है सर, वो डिपेंड करता है सबसे पहले एबिलिटी टू बियर रिस्क, एंड जो टाइम होराइजन है सर वो मल्टी स्टेज भी हो सकता है। जैसे सर 30 से 60 रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के बाद बट डेथ होने के पहले, एंड डेथ होने के बाद ऑब्वियसली उसका जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उसके ऊपर में उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट, तो आपका टैक्स होराइजन सॉरी टाइम होराइजन, टैक्स कंस्ट्रेंट्स, दो चीज हुआ, टाइम होराइजन या इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड सेकंड क्या? टैक्स कंस्ट्रेंट्स। टी टी, उसके बाद क्या था? एल एल, एक एल था आपका लिक्विडिटी, एक एल क्या था? लिक्विडिटी। और नेक्स्ट वाला एल क्या था? लीगल। तो सबसे पहले लिक्विडिटी बात करें, क्या पैसा आपको कब चाहिए? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। आपको क्लाइंट बोल रहा है यार जो मेरे को पैसा चाहिए ना, लिक्विडिटी, जो मेरे को सर लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट है, दैट में कम अप इन से रिसेंट ईयर्स, चाइल्ड एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, या हो सकता है मैरिज के लिए, या मैरिज के लिए। तो बेसिकली आपको लिक्विडिटी किस पर्पस के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो आपका कॉर्पस इन्वेस्ट होगा। अगर मानो उसको पैसा चाहिए नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर में, मतलब उसका लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई है, क्लाइंट का लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई है, क्लाइंट आपको पैसा दिया पोर्टफोलियो मैनेजर को और बोला यार हम कभी भी पैसा ले सकता है, हम आपसे कभी भी पैसा ले सकता है, तो क्या पोर्टफोलियो मैनेजर रियल स्टेट में पैसा लगा सकता है क्या? प्राइवेट इक्विटी हेज फंड में पैसा लगा सकता है क्या? हेज फंड तो छोड़ दे, प्राइवेट इक्विटी वगैरह में पैसा लगा सकता है क्या? नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि क्लाइंट तो कभी भी पैसा मांगने आ सकता है ना। क्योंकि क्लाइंट क्या बोला, आई कैन कम एंड आई कैन टेक एनी टाइम दी मनी। तो सर ऑब्वियसली वो कहाँ पे लगाएगा? तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में लगाएगा। कहाँ पे लगाएगा? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में लगाएगा। सेकंड क्लाइंट बोला यार आप पैसा लीजिए, मेरे को हाल फिलहाल में कोई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट का, आई डोंट हैव एनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, आई डोंट हैव एनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। सो ऑब्वियसली वहां पे कहाँ पे पैसा लगाएंगे? वी विल इन्वेस्ट इनटू सम इलिक्विड एसेट, जहाँ पे रिटर्न क्या साथ, जहाँ पे रिटर्न क्या साथ।
तो सर लिक्विडिटी सर डिपेंड करता है क्लाइंट को पैसा, ऑब्वियसली अगर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई है तो अबिलिटी टू बियर रिस्क क्या कम। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हाई मतलब क्या, कभी भी सर पैसा लेने आ सकता है, कभी भी पैसा लेने आ सकता है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या अबिलिटी टू बियर रिस्क क्या कम हो जाएगा। हाँ अगर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कम है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कम है तो अबिलिटी टू बियर रिस्क क्या है, अबिलिटी टू बियर रिस्क क्या। तीन हो गया, टाइम होराइजन, टैक्स कंस्ट्रेंट्स, एंड थर्ड वाज व्हाट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। फोर्थ क्या लीगल, फोर्थ क्या लीगल। देखो लीगल अपने बात तो किए थे उस चैप्टर में, बट ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगा कि जो लीगल कंस्ट्रेंट्स है ना ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वो लोग को बोला जाता है दैट यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट और टू टेक अ स्टेक मोर देन से 15%। आपको 15% से ज्यादा दूसरे कंपनी में अलाउड नहीं है स्टेक लेने का। सो दैट इज एक्चुअली व्हाट रिस्ट्रिक्शंस, legal restrictions. There's a regulation say that you are not allowed as an institutional investors to take stake more than 15%. So that is actually what restrictions. Legal restrictions can be applied on individual also. On individual also. For example, I am working for HUL. ठीक है, मैं HUL के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ restrictions है कि if I am holding the securities, I am holding the securities of HUL, I am not allowed to trade during the result season. During the result season मतलब समझ गया, क्वार्टरली रिजल्ट जब आएगा, एनुअल रिपोर्ट जब आएगा, क्योंकि एज ए इनसाइडर मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन होगा, तो हो सकता है सर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर लूं। दैट इज वाई देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस दैट यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड ड्यूरिंग द बिजनेस सीजन। या आप हो सकता है दूसरे कंपनीज का सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड एज ए एम्प्लॉई, यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड एनी अदर कंपनी का सिक्योरिटी। तो तुम क्या करेगा एज अ क्लाइंट, पोर्टफोलियो मैनेजर को बोल देगा यार पोर्टफोलियो मैनेजर प्लीज आप ये ध्यान रखना कि कंपनी से एक्स वाई जेड में इन्वेस्टमेंट कर देना फिर मेरा पैसा। Don't invest into say company XYZ because there are certain legal restrictions on it. ये समझ में आया? Yes sir, insider trading हो या because of competition, HUL बोले यार आप डाबर का शेयर्स मत होल्ड करना, इमामी का मत होल्ड करना है, मारिको वगैरह का शेयर्स होल्ड मत करना, राइट। तो एज अ क्लाइंट आपको पोर्टफोलियो मैनेजर को बताना पड़ेगा यार यू हैव सर्टेन लीगल कंस्ट्रेंट्स ऑन दी इन्वेस्टिंग। अकॉर्डिंगली यार वो ऐसा नहीं हो कि सिक्योरिटीज बाई कर लो और बाद में आपको पता लगे। फिफ्थ इज व्हाट यूनिक। TTLLU में बचा क्या यूनिक। यूनिक सबसे यूनिक एकदम इजी है। यूनिक क्या बोल रहा है यार, क्लाइंट जो है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, पोर्टफोलियो मैनेजर को बोलता है प्लीज डोंट इन्वेस्ट इनटू टोबैको कंपनीज, टोबैको कंपनीज लाइक ITC, वहां पे पैसा मत डालना। सम वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, राइट, वाइन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वहां पे पैसा मत डालना। सम आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आर्म्स एम्यूनिशंस, वहां पे पैसा मत डालना। मतलब ही इज बिकमिंग सेंसिटिव टू द इकोनॉमी, इज लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, SRI, सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। ऐसे कंपनीज में मत डालना जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक है, ऐसे कंपनीज में मत डालना जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक है। दैट इज एक्चुअली व्हाट यूनिक। तो यूनिक में अपने क्या बोले, सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। सर ही इज टेलिंग टू द पोर्टफोलियो मैनेजर प्लीज डोंट इन्वेस्ट इनटू सम टोबैको कंपनीज, सम वाइन कंपनीज और सम मैन्युफैक्चरिंग। परफेक्ट। तो यहाँ पे अपने बात कर लिए TTLLU, इट्स वेरी इजी। तो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स ऑफ लिक्विडिटी, टाइम होराइजन, टैक्स कंस्ट्रेंट्स, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो तुम एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर को सोचो यार यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट आपको ये सब सारा रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है। एक बार क्लाइंट्स का रिस्ट्रिक्शंस फाइनल हो गया, देन यू विल डिसाइड अबाउट द रिस्क, यार वो कितना रिस्क ले सकता है। एक बार रिस्क डिफाइन हो गया, देन क्या, रिटर्न। देन क्या, रिटर्न। इसका मतलब सबसे पहला क्या चीज आइडेंटिफाई होता है क्लाइंट से डिस्कशन करने के लिए, सर सबसे पहले उसका कंस्ट्रेंट्स को समझते हैं, TTLLU, उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्क आइडेंटिफाई होता है, और रिस्क डिपेंड करता है एबिलिटी या विलिंगनेस के ऊपर में। वो एक बार डिसाइड हो गया, अकॉर्डिंगली क्या, रिटर्न। बिकॉज रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। कहीं अगर आपको बोलता है कि आप रिटर्न आइडेंटिफाई कर लो विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रिस्क एंड कंस्ट्रेंट्स, नो, बिकॉज जो रिटर्न है सर वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है, रिस्क के ऊपर में, बिकॉज रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। परफेक्ट। चलिए तो यहाँ पे आपका ये LOS भी कंप्लीट हो चुका है। तो LOS नंबर E तक अपना 5 LOS कंप्लीट हो चुका। जो भी अपना बचा हुआ LOS, आई थिंक दैट इज LOS नंबर F एंड वन मोर LOS इज देयर। दो LOS और है, LOS नंबर G और एक और LOS है, LOS नंबर I। अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, इट कैन गेट कंप्लीटेड। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे और उसके बाद अपना को रीडिंग का जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है एज यूजुअल दैट। परफेक्ट। बट हाँ एक बार प्लीज आपको रिवाइज जरूर करना है, यू शुड रिवाइज। मैं नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा जो मेरा लिखा हुआ है, प्लस का स्क्वाइजर वाला नोट्स। टेक केयर गाइस।